बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल रीडर्स हब। यहाँ हम पढ़ रहे हैं आसिया मिर्ज़ा का नॉवल दिल एक शहर जुनून। आज हम उसकी नेक्स्ट एपिसोड पढ़ेंगे, एपिसोड नंबर 8। चलिए स्टार्ट करते हैं। वलीद ने जैसे ही घर में कदम रखा और अपने कमरे की तरफ बढ़ा, सुगरा ने उसे इत्तला दी। इत्तला क्या? मुंह बगाड़कर फरमाया, वलीद बाऊ, आपके सुबह से कई फोन आ चुके हैं जी। पता नहीं कौन लड़की है, नाक में दम कर रखा है। हर बार कहती है मैं वलीद की दोस्त हूँ। लो जी, लड़कियां भी दोस्त होती हैं कभी। वो ये कहकर खी करके हंसने लग पड़ी। लड़कियां तो सहेलियां होती हैं ना। जिसने वलीद की तरफ देखकर जैसे तस्दीक चाही। वलीद ने कदरे बेजार होकर उसे घूर कर देखा। तुमने क्या कहा उससे फिर? बस जी, मैंने क्या कहना था। मैंने कहा वलीद बाऊ तो इस वक्त घर पर नहीं होते, आप फोन कर दें। मोबाइल पर तो बंदा जहाज में भी बैठ के बात कर सकता है ना जी। ये जहाज क्या होता है? वलीद ने कदरे हैरत से इस्तफसार किया। लो जी, जहाज नहीं पता आपको? उसे जैसे वलीद की हैरत पर हैरत हुई, फिर एकदम जैसे उसे अहम मालूमात पहुंचाने की गर्ज से बोली, वो जो बड़ी सी गाड़ी जैसा हो। ओ होली बहू, वो जिसमें इतने सारे बंदे बैठते हैं और जो आसमान पर उड़ता है। यूं करके उसने हाथ उठाकर हवा में चलाया गया हवाई जहाज चलने की वीडियो भी पेश की। आप समझ गए ना मेरी बात? और वलीद ने यहाँ से खिसक जाने में ही आफियत जानी। उसे हंसी भी आई थी, मगर थकन के बायस वो हंस भी न सका। कमरे की तरफ बढ़ गया कि फोन की बेल बज उठी। सुगरा लपक कर आई, उसे हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। जबकि उसे कमरे से निकल जाने का इशारा भी दिया तो वो कुछ खिसियाकर वापस लाउंज की तरफ पलट गई, जहां वो कुछ देर पहले सुपरिटेंडेंट बनी मासी खारा और नूरदीन से दीवारों के जाले साफ करवा रही थी। यस, वलीद स्पीकिंग। उसने थके थके अंदाज में रिसीवर उठा लिया। वो उस वक्त गहरी नींद लेने की ख्वाहिश में अपने बेडरूम में आया था, मगर दूसरी सिमत आमना अली की आवाज ने उसकी नींद भग से उड़ा दी। थैंक्स गॉड, तुम्हारी आवाज तो सुनाई दी। तपती समातों पर फवार सी पड़ गई। उसका लहजा चुपता हुआ था। अच्छा तो आप हैं वडेरी आमना? वो उसके तंज को नजरअंदाज किए खुशगवारियत से मुस्कुराने लगा और फोन उठाकर सोफे पर जाकर बैठ गया और फोन सेट को जानों पर हाथ कर इत्मीनान से सोफे की पुश से टेक लगा ली। तुम मुझे वडेरी मत कहा करो, ऐसा लगता है जैसे तंज कर रहे हो। वो बोली, क्यों? वडेरी होना तंज या शर्म की बात है? जबकि सुना है ये रुतबे और मर्तबे तो बाई से फख्र हुआ करते हैं। उसने जैसे मसनूई हैरत से जैसे दरियाफ्त किया तो वो हल्की सी हंसी में फख्र समेटते हुए तफाखुर से बोली, ऑफ कोर्स उसमें कोई शक नहीं है, मगर जब तुम कहते हो ना तो लगता है तंज कर रहे हो। एनीवे ये बताओ तुमने घर में क्या चीजें पाल रखी हैं? एक मिनट जरा तस्वीर कर लो। वो जल्दी से बोला, चीजें पाली नहीं जाती, रखी जाती हैं। हाँ, जानवर पाले जाते हैं, वैसे इंसान बल्कि बंदे किस्म की चीजें हवेलियों में शौकिया और जरूरतन पाली जाती हैं। तुम तन से बाज नहीं आओगे। वो एहतजाजन घुर्राई, फिर झुंझुलाहट बड़े अंदाज में बोली, बल्कि धाड़ी। सुबह से 20 फोन कर चुकी हूँ, मगर हर बार एक ही किस्म की आवाज सुनाई दी। जी वलीद बाऊ तो नहीं है? माई गॉड, कम अज कम वलीद मुलाजिम तो ढंग के रख लिया करो। इस कदर गैर जिम्मेदार तुम्हें मैसेज तक नहीं दिया गया। आवाज से ही गायब दिमाग और बेवकूफ किस्म की चीज लगती थी वलीद बाऊ। वो गालिबन सुगरा की नकल उतार रही थी। वलीद बेसाख्ता मुस्कुराहट को ना रोक सका था। मैं तो ऐसे मुलाजमों को 2 मिनट से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो तनफ्फुर से बोली, भाई इस बेचारी को क्यों लताड़ रही हो? वो तो बहुत मासूम बेजर सी बच्ची है। मैं ही अभी इस घर में वारिद हुआ हूँ, और रही बर्दाश्त करने की बात, तो हम फ्यूडल लोग नहीं हैं, इसलिए हमें बर्दाश्त बहुत ज्यादा है। ओफ, आजकल के तंज का कोर्स पूरा कर रहे हो? मसनूई खुफकी से हुर्राई। जवाबन वलीद का खूबसूरत कहकहा बिखर गया। पता नहीं मेरे सीधे साधे जुमलों को तुम मुसलसल तंज पर महमूल क्यों कर रही हो? हालांकि जी हाँ, हालांकि आप जनाब के मुंह से तो हीरे मोती जड़ रहे हैं, मगर अफसोस मैं ये मोती चुनने नहीं आ सकती। वो ये कहकर तवील किस्म की ठंडी सांस भरने लगी। मेरा ख्याल है मैं अपना एसी बंद कर देता हूँ। वो शरारत से बोला तो वो जोर से हंस पड़ी। चलो शुक्र, इसका मतलब मेरी ठंडी सांस बराह रास्त तुम तक तो पहुंची है। उसका लहजा ये कहते हुए जुबानी और धीमा हो गया। वलीद लम्हा भर चुप रहा, फिर बोला, कैसे याद कर लिया और 20 बार फोन करने की वजह? खैरियत तो है? मुझे हकीरपुर तकसीर की याद क्यों कर आ गई? याद तो उन्हें किया जाता है वलीद हसन साहब, जिन्हें बुला दिया जाए। और मैंने तुम्हें कब भुलाया? कब है? वो खासे पुराने घसे पिटे जुमले का सहारा लेते हुए उसी लहजे में बोली, फिर एक ठंडी सांस सीने की तह से खींच कर आजाद की। वलीद हसन यूं तो आमना अली के बेबाक नडर फितरत से आगाह था, मगर जाने की अमूमन इस तरह के हमलों पर वो कोई जवाबी रद्दअमल जाहिर करने से हमेशा कासिर रहा था। ये उसकी फितरत के खिलाफ था, या फिर वो दानिस्ता गुरेज करता था। जबकि आमना अली जवाबन शदीद किस्म के जज्बाती रद्दअमल की ख्वाहिशमंद नजर आती।
इस बार भी वो इसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सका। मौजू बदलते हुए बोला, तुम्हारे बाबा से बाकी सब हवेली में सब कैसे हैं? हाँ अच्छे हैं, तुम्हें याद करते हैं, वो बोली तो उसकी आवाज धीमी थी, गोया ख्वाहिश के बरखिलाफ कुछ हो जाए। मगर फिर जल्द ही लहजे में बशारत भरे हुए बोली, वलीद तुम मुझे कहीं मिल सकते हो? अगर कहो तो मैं तुम्हें पिक कर लूँ, खबर सुनानी है। जरूर जनाब, सर के बल लाऊंगा, तुम्हें जहमत नहीं दूंगा, खुद आ जाऊंगा। मगर खबर क्या है? वो तुम मुझे फोन पर भी सुना सकती हो। वो खुशदिली से बोला। यूं भी वो खुद भी उससे मिलने का ख्वाहिशमंद था, अपनी ढेर सारी मसरूफियात के बावजूद उससे मिलने के लिए वक्त निकाल सकता था। खबर तो खैर तुम्हें सुना देती हूँ, बल्कि इत्तला कहूंगी कि दादा साईं की बरसी है इस महीने के एंड में, यानी ठीक 31 तारीख को, और मैं तुम्हें इनवाइट कर रही हूँ, आओगे ना? वो इश्तियाक भरे अंदाज में इस्तफसार करने लगी। वो फौरी तौर पर कुछ कह न सका, सीधा बैठकर जैसे रिसीवर को बगौर देखा, फिर हल्की हूं के साथ जहन में आने वाले ख्याल को झटक कर बोला, बरसी में मेरा क्या काम? मेरा मतलब है ये बरसी वगैरह तो सादगी से ही मना लेनी चाहिए। हाँ सादगी से ही हर साल मनाई जाती है, मगर इस बार बाबा साहब हजरत और अदा तौकीर बड़े पैमाने पर और शानदार तरीके से मनाना चाह रहे हैं। यूँ समझो इस सिलसिले में एक बड़ी दावत हो रही है, मुख्तलिफ शहरों से भी मेहमान आ रहे हैं, रिश्तेदारों के अलावा सियासी और समाजी शख्सियात भी होंगी। बस मिल बैठने का बहाना है। इतने बड़े बड़े लोगों में मेरी कहाँ जगह बन रही है? मैं ना सियासी लीडर हूँ, ना समाजी शख्सियत, और ना वडेरा लॉबी से ताल्लुक है, और ना ही अखबारी रिपोर्टर। कम ऑन विली, डोंट टीज मी। वो जैसे झुंझुला कर उसे डपटने लगी। फिर जगह कहाँ है? क्या तुम्हें खबर नहीं? उसने फिर अचानक हमला किया था। वो खुफत से हंस दिया। अरे हाँ, रिपोर्टर से याद आया, प्रेस वालों को भी तो दावतनामे दिए गए हैं। मेरा ख्याल है तुम अपने उस लुच्चे बेवकूफ और अफलातून किस्म के सहाफी फ्रेंड को भी ले आना। क्या नाम है उसका? शायद सिकंदर रजा। यूं भी ऐसे मौके छोटे छोटे सहाफियों के नसीब में कम ही आते हैं। उसे कहना ये गोल्डन चांस मिस ना करे। वो कहकर खुलखुलाकर हंस पड़ी, जैसे अपनी बातों से खुद ही महफूज हो रही हो। मैं तुम्हारा पैगाम मनान उसे पहुंचा दूंगा, आगे उसकी मर्जी। वैसे प्रेस वालों का बरसी में क्या काम? उसने जैसे चौंक कर पूछा, फिर खुद ही सांस भरकर मुस्कुराने लगा। हाँ भाई, प्रेस वालों के बगैर तो आजकल सियासी लोगों का छोटा मोटा फंक्शन भी नहीं होता। कजा इतने वसी पैमाने पर अरेंज की गई दावत, अब थोड़ी बहुत तशहीर तो हक बनता ही है। लगता है आज तुमने तंज के सारे तीर चलाने का इरादा कर लिया है। वो रूठे रूठे अंदाज में बोली, मेरा ख्याल है कुछ बचाए रखो, बरसी वाले रोज काम आएंगे। सॉरी, मैं तो मजाक कर रहा था। वो जल्दी से बोला तो वो फंकारी। अच्छा मजाक कर लेते हो, फजूल इंसान। मुसीबत तो ये है कि मैं तुम्हारे आगे बेबस हो जाती हूँ, वरना तुम देखते। ओह अब डराओ तो मत। वो उसके घबराने पर मसनूई घबराहट के साथ बोला और हंस पड़ा। वो भी हंस दी। क्या किया जाए कि एनीवे, फिर कल मिल रहे हो ना मुझसे? और याद आने पर जल्दी से बोली, और हाँ दादा साईं की बरसी में तो तुम्हें लाजमन गोट आना है, मैं कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगी। उसकी बात के इख्तिताम पर वलीद हसन के चेहरे के जावियों में एक खिंचाव सा आ गया। आमना अली इस वक्त इसके सामने मौजूद नहीं थी, वगरना उसे शायद अपने तासुरात मख्फी रखने के लिए फौरी तरद्दुद करना पड़ता, मगर अब वो ऐसी कोई कोशिश नहीं कर रहा था। बज़ाहिर खुश दिलाना अंदाज में उससे इधर उधर की बातें करता रहा। जब रिसीवर क्रैडल पर रखा तो दिल के अंदर एक अजीब सी चुभन होने लगी थी, मगर उसने फौरी तौर पर सर झुकाकर जैसे इन ख्यालात को जहन से हटाया जो उसके दिल में चुभन पैदा कर रहे थे। फिर फोन सेट पर हथेलियों का हल्का सा दबाव डालकर मुस्कुराने लगा। सियासी फायदे, शोहरत, इस बरसी से यही कुछ हो सकता है। इन सियासी वडेरों का बरसी का खाना फुकरा और रुबाब मसाकीन के लिए नहीं, बड़े बड़े समाजी सियासी पेट भरे हों, बल्कि बड़े हुओं के लिए होगा। आहा, वडेरा मर्दान अली शाह, मुर्दों पर भी अच्छी सियासत हो सकती है। दोनों हाथ सर के पीछे रखकर सोफे की कुर्सियां लगाकर आंखें मूंद दी। उसके चेहरे के तने हुए नकूश में धीमी मुस्कुराहट लहराकर मुंजमद हो गई थी। यासिर आज नोमी को दौलत के हसूल के तरीके बताने वाला था। दौलत मेरे घर की बांधी, ये बड़ा ही खुशकुन तसव्वुर था, बड़ा ही पुरलतीफ एहसास। बड़ी सी गाड़ी, वसी और ईज़ा रास्ता पे रास्ता कोठी, क्लाई में स्विस की घड़ी, और यासिर मेरी बेकरारी को हवा ना दो, मेरे ख्वाबों से मत खेलो। वो इसकी तड़प और बेकरारी पर सारे यार दोस्त क्या कहा लगा बैठे। यासिर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर गोया उसे दिलासा दिया, फिर कांच की टेबल से अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और उसके कंधे पर दबाव डाला। चलो मेरे साथ। कहाँ? नोमी कालीन से उठते हुए यासिर की तरफ देखने लगा, वहां जहां प्यारे दौलत की बरसात होती है। यूं छन छन छन। अब इफ्तिखार मज़ाहिर अंदाज में हाथ हिलाकर बोला और कहा लगाया। नोमी पलटकर इफ्तिखार को देखने लगा। वो हकीकतन गायब दिमाग हो रहा था। तब यासिर ने उसका हाथ पकड़कर खींचा। तुम चलो, ये सब तो बकवास करते रहेंगे।
इनकी बकवास वाकई जारी थी। यासिर उसे अपने साथ ले गया। ये गुलशन इकबाल का कदर सुनसान इलाका था जहां यासिर अपनी गाड़ी में उसे बिठाकर ले आया था। दाएं तरफ 1 यूनिट बंगलों की तार थी। मुश्किल से 5 बंगले होंगे, जबकि सामने तरफ खाली प्लाट थे जिन पर ड्राइव फरोख्त के साइन बोर्ड लगे हुए थे। यासिर ने गाड़ी जहां रोकी थी वो खाली प्लाट ही था, उस जिन पर ड्राइव फरोख्त के साइन बोर्ड लगे हुए थे। उसने 1-2 लम्हे के बाद मम्मी की तरफ देखा। रिवॉल्वर चलाना आता है तुम्हें? मेरा मतलब है पिस्टल वगैरह। ये कहते उसने बड़े इत्मीनान से सिगरेट सुलगाई और एक कश लेकर धुआं खिड़की से बाहर उड़ाकर नोमी की तरफ देखा, जो उसकी बात पर उछल कर रह गया। क्या मतलब रिवॉल्वर? मगर क्यों? घबराओ मत। उसने हंसते हुए उसके कंधे पर थपकी दी और स्याह गेट की तरफ इशारा किया, जो बंगलों की कतार का आखिरी बंगला था। ये गेट देख रहे हो? हाँ। वो किसी आदतमंद बच्चे की तरह सर हिलाते हुए गेट को घूरने लगा। तुम्हें सिर्फ 3 गोलियां इस स्याह गेट पर चलानी है। किसी इंसानी जान को जाया नहीं करना, सिर्फ निशाना देखना है तुम्हारा। नमी हक्का बक्का रह गया। पेशानी से पसीना यूं फूट निकला जैसे किसी पहाड़ की कोस से चश्मा फूट निकले। उसने यासिर की तरफ कदरे उलझन भरे अंदाज में देखा। यह मजाक का कौन सा वक्त है? उसकी आवाज पस्त थी, जैसे वो भी समझ रहा हो कि यासिर मजाक नहीं कर रहा है। मजाक कौन कर रहा है प्यारे? तुम्हें सिर्फ इतने से काम के 20,000 रुपए मिलेंगे। बोलो क्या घाटे का सौदा है? यार एक तो तुम बुज़दिल बहुत हो, लड़कियों की तरह घबरा जाते हो। हमारी साथी लड़कियां भी तुमसे बहादुर हैं। यासिर 20,000? वो इसकी डांट फटकार से बेनियाज 20,000 की रकम के नशे को गोया दिलो दिमाग पर तारी करते हुए बड़बड़ाया। फिर उलझन भरे अंदाज में यासिर को तकते हुए बेयकीन लहजे में बोला, मगर यासिर क्यों? किस लिए? कौन देगा मुझे 20,000 सिर्फ इतने से काम के? और क्यों देगा? तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। बेवकूफ तो तुम पैदाइशी हो, अब कौन वक्त जाया करे? यासिर ने सिगरेट के 2-3 गहरे गहरे कश लेकर खिड़की से बाहर उछाल दिया। मैं तो तुम्हें बहादुर बेखौफ बना रहा हूँ, और पैसा कौन देगा उसकी फिक्र मत करो, बस सौदा तय करो। कल ये काम होगा और उस दिन तुम्हारी हथेली पर 20,000 के सब नोट होंगे। यासिर ने गोया सब्ज बागात का नक्शा ही खींच दिया था। उसका दिल हलक से टकराया, फिर सीने की दीवारों से किसी दीवाने की तरह टकराने लगा। ज़हन नोटों के सब बागों में उलझने लगा। आंखों के आगे ख्वाब की ताबीर हंसी मुस्कुराती दिखाई देने लगी। भला ये कौन सा मुश्किल काम है इतने वीराने में चंद गोलियां बरसाकर गाड़ी भगा कर ले जाना? उसका ज़हन आमादगी जाहिर करने लगा। वहीं कहीं दिल पहलू में जोर जोर से धड़कने लगा। हाथ पांव में सनसनाहट होने लगी। तुम सारी रात सोच सकते हो। यासिर ने उसके कंधे पर हाथ मारा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। नोमी के लिए वो रात बहुत भारी थी। यासिर ने उसे सोचने को पूरी रात दी थी और पूरी रात ही सोचता रहा। करवटें बदल बदल कर कभी खुशाइन तस्वुरात उसके जहन की सतह पर बुखारात बनकर छा जाते, तो कभी खौफ की जर्द धुंध की तरह अपनी लपेट में ले लेती। मगर खुश आइन तस्वुरात का पलड़ा भारी था, चूंकि उसने जिंदगी का मकसद ही उस दौलत का हसूल बना रखा था। दौलत को अहमियत अता की थी और दूसरा वो अपने ख्वाबों की लगातार शिकस्तगी से तंग आ चुका था। और यासिर ने उसे अपनी मंजिल के इस निशान की तरह लगा जो उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा सकता था। और अब वो उसे खोने से यूं खौफजदा था जैसे किसी वीरान जंगल में गुम हो जाने वाले शख्स को यकदम कोई दूसरा जीरुख नजर आ जाए जो उसे उसकी मंजिल का पता बता सकता हो। एक फैसला करने के बाद वो बड़ी बेकरारी से सुबह का इंतजार करने लगा, इस सुबह का जो उसकी किस्मत बदलने वाली थी। वो यूं मुस्तरिब और मसरूर हो रहा था जैसे सुबह की सुनहरी चमकीली छड़ी घूमेगी और वो एक अमीर कबीर शख्स बन जाएगा। सुबह वो यासिर के पास मौजूद था। उसकी रजामंदी पर यासिर सिर्फ हुंकारा भरकर रह गया। उसके लिए नोमी की रजामंदी गैर मुतवक्का नहीं थी। गोया वो पहले ही जानता था कि जवाब यही मिलना था। याद रखना नोमी, आज दुनिया के हाथ में जो तराजू है उसमें उसका पलड़ा भारी है जो दौलतमंद है। दौलत से ताकत आती है, इज्जत मिलती है, शोहरत मिलती है। यासिर उसके हाथ में काफी का मग पकड़ाते हुए किसी नासिह की तरह समझाने लगा। वो ऐसी बातों से तो पहले ही मुत्तफिक था, अब भी सर हिला दिया। और फिर एक मजेदार लंच के बाद यासिर उसे लेकर चल पड़ा। ये वही इलाका था जहां वो उसे कल भी लेकर आया था। भरी दोपहर थी, हू का आलम था। वर्किंग डे के 22 मर्द घरों में नहीं थे और औरतें नींद के मजे लूट रही थी। बस मुलाजिम ही होंगे जो काम निपटाकर अब कहीं बैठे ऊँग रहे होंगे। नोमी ने पहली बार ये खौफनाक खिलौना थामा था। उसकी उंगलियां ट्राइगर पर कांप रही थी, मगर 20,000 का खुशकुन तस्वुर उसे हौसला बख्श रहा था। इतनी रकम यकमुश्त आ जाने का ख्याल बड़ा दिल फरेब और हौसला अफजा था। वो भी यासिर की तरह जिंदगी के सारे मजे लूटने का ख्वाहिशमंद था। शाबाश, चलाओ गोली। यासिर ने उसकी पीठ थपकी। उसके साथ ही बेआवाज अपना रिवॉल्वर भी जेब से निकाल लिया था। यासिर ने वादे के मुताबिक उसकी हथेली पर 20,000 रुपए रखे तो कितनी देर बेयकीन सा बैठा रहा। उसकी नजरें यूं हरे हरे नोटों पर जम गई जैसे प्यासे की निगाहें खाली कुआं पर जिस पर यकदम पानी निकल आया हो।
और उसे लगा जैसे हर तरफ सब्जा ही सब्जा फैलकर उसकी निगाहों को खीरा करने लगा हो। इसकी सारी वहशत जो उसके हर मसाम से पसीने की सूरत बह रही थी, यूं बैठने लगी जैसे उड़ती हुई धूल रिमझिम फवार से बैठ जाए। सुबह का अखबार पढ़ोगे तो यकीन आ जाएगा कि तुमने आज कारनामा अंजाम दिया है। यासिर रिवॉल्वर पर फूंक मारकर उसके बेयकीन चेहरे पर निगाह डालकर हंस पड़ा और रिवॉल्वर दराज में डाल दिया। नोमी की हथेली एकदम खौफ और खुशी की मिलीजुली कैफियत से कपकपाने लगी। यूं लगा नोटों की ये गड्डी महकता फूल भी हो और दहकता अंगारा भी। कहीं दहकता अंगारा ही ना हो और वो राख हो जाए। दिल के किसी गोशे से खौफ की सर्द लहर उठी, मगर दूसरे पल जहर ने जैसे हर सदा का रास्ता बंद करते हुए उसे हौसला दिया। अंगारा ही क्यों, महकता फूल भी तो हो सकती है जो इसके मुस्तकबिल को महका देगी। मुस्तकबिल जो इसके आगे वीरान बेआब हो गया सहरा की मानिंद था, अब यकलख्त इसे गुलिस्तान दिखाई देने लगा। उसने थूक निगलकर हलक तर करते हुए अपनी आंखें फैलाकर यासिर की तरफ देखा। बस तुम से बहुत खुश है। यासिर ने उसकी पीठ ठोंकी। बॉस? कौन बॉस? उसने तहय्युर से पलकें पटपटाई। बकौल आफ्ताब के अगर नोमी की आंखों की मासूमियत खत्म हो जाए तो वो पक्का खबीस लगे। यासिर उसकी मासूम अदा पर उसे घूरने लगा। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? ये रकम मैंने तुम्हें दी है अपनी पॉकेट मनी से? यार बिल्कुल उल्लू के पट्टे हो। ये हम जो दौलत में खेल रहे हैं तो कहाँ से आई दौलत प्यारे? ऊपर वाले। हाँ, वो ऊपर वाला नहीं बल्कि उस मुल्क की बासर शख्सियात। समझ रहे हो ना, बासर कहलवाने के लिए हम भी तो तगोदो कर रहे हैं। यासिर सोफे पर टांग जमाकर बैठ गया, फिर उसके कंधे पर हाथ मारते हुए उसकी खुली समंदर जैसी सिर्फ आंखों में मुस्कुराती निगाहें गाड़ते हुए बोला, जानू ये बासर तबका है ना जो उनकी समझ नहीं आती। हमें खुश हो जाएं तो खजाने के मुंह खोल देते हैं, किसी बात पर बरहम हो जाए तो खजाने के मुंह बंद कर दें और साथ हम जैसों को भी खल्लास करवा दें। नमी ने आंखें झुकाई, ताहम दिल नामानूस खौफ से लर्जा भी था। खलास? यासिर ने सर हिलाया, फिर सिगरेट को लाइटर का शोला दिखाते हुए बोला, खलास का मतलब भी समझ आ जाएगा। फिलहाल तुम घर सुधारो, सुबह का अखबार पढ़ो, फिर इधर उधर दौड़े 20,000 भी भला कोई रकम है? एक रात ही अय्याशी के लिए पूरी नहीं होती, उस पर तकिया मत कर बैठना। अभी तुम्हें बहुत आगे जाना है, कार कोठी और बहुत कुछ। और याद रखो, यहाँ जो जितना बासर है उतना ही कानून उसका रखवाला है। ये छोटे मोटे कत्ल चोरियां तो जान पर गंवाने के मुतरादिफ हैं, बड़े चोरों का ही कानून रखवाला है। तुम्हें पता नहीं है, बड़े चोर असम्बलियों में होते और छोटे छोटे चोर जेलों में सड़ते रहते हैं। और तुम क्या पढ़ते नहीं हो? चंद पुड़िया मनीषियात सप्लाई करने वाला पकड़ा गया, जबकि बड़े बड़े माफिया एजेंट ऐश से जिंदगी गुजार रहे हैं, महलों में रहते हैं और BMW में घूमते हैं। शहजाद ने भी लबकुशाई की। अरे आंखें क्या पटपटा रहा है उल्लुओं की तरह? ठीक ही तो कह रहा है। ये इफ्तिखार ने उसकी शक्ल देखी और कहका लगाया। यासिर और शहजाद भी हंसने लगे। और अब वो इतना भी नादान और कम फहम भी ना था जितना वो सब उस महज उसकी शक्ल से उसे समझ रहे थे। यासिर ने के लफ्जों में वो क्यों कर उलझता? ये बातें तो अब खुली पड़ी थी, ज़बान-ज़द आम थी। हाथों में नोटों की गड्डी के लम्स ने एकदम ही उसके अंदर ताकतवर होने का एहसास बेदार कर दिया। वो यासिर के बंगले से निकला तो अपने अंदर एक सरशारी उतरती महसूस कर रहा था। एक नई तरंग से उसके लब गुनगुना रहे थे। वो एक बिजली के खंभे से लगकर सड़क पर भागती दौड़ती गाड़ियों का खेल दिलचस्पी से देखने लगा। उसकी समझ में तो अब आने लगा कि सुबह शाम हर शख्स की जिद्दोजहद का क्या मकसद है और दुनिया में गरीब होना क्यों जुर्म बन गया है। दौलत हाथ आने के एहसास में कैसा नशा है। अभी तो सिर्फ 20,000 की रकम थी उसकी जेब में और जेब भारी भारी महसूस होने लगी थी। वो खुशगवारी से सोचने लगा कि ऐसी और भी गड्डियों का बोझ उसके ये बदरंग ट्राउजर की जेबें संभालेंगी या नहीं। फिर वो खुद ही हंस पड़ा अपनी सोच पर। क्या करें बेचारी जेबें, अभी नया नया बोझ उठाने का तजर्बा हुआ है ना। कहाँ 5-10 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 50-100 का बोझ उठाने वाली जेबें 20,000 की रकम उठाई हुई थी। सियाने कहते हैं इतना न रूठो के मनाने वाला खुद रूठ जाए। वलीद हसन ने कहते हुए महदूद फासले पर बैठी आमना अली को मरबियाना अंदाज में देखा तो वो अपने एक दूसरे से लिपटे बाजू खोल कर दरमियानी मेज की शफाफ सतह पर फैलाकर एक अबरू चढ़ाए उसकी तरफ देखने लगी। फिर यकदम हल्के से एक ठंडी सांस लेकर हंस पड़ी। चलो इस बहाने तुम भी रूठोगे तो मनाने का एक मरहला मुझे भी तय करना पड़ेगा, मगर ऐसी नहीं जैसा तुम कर रहे हो। ये कहकर वो कुर्सी की पुश से लगकर एक और ठंडी सांस भर कर बोली,
पता नहीं हम मरहलों के मोहताज क्यों होते हैं, तमाम मरहले एक ही जश्न में तय क्यों नहीं कर लेते। कहते हुए उसकी निगाहें बोझल सी होकर वलीद हसन के चेहरे पर जम गई थी। किताब से पढ़ा हुआ बल्कि रटा हुआ जुमला, जबकि वलीद उसके मूड की तब्दीली पर गोया इत्मीनान भरी सांस भर कर बोला, थैंक्स गॉड तुम्हारी नाराजगी और शिकवों का परेड तो खत्म हुआ। यकीन करो मैं मुसलसल 15 मिनट से खुद को नालायक किस्म का शागिर्द तस्वुर करते हुए तुम्हारी फटकार पर नदामत महसूस कर रहा था। और जवाबन वो उसे घूरने लगी। वो दोनों खूबसूरत रेस्टोरेंट में बैठे थे जहां आस पास दाएं बाएं ऊपर नीचे रोशनियां झिलमिला रही थी जो पूरे फर्श को भी झिलमिल कर रही थी। नाजुक क्राकरी की हल्की सी आवाजें और कदमों की खफीफ सी चुपचाप चाप के अलावा कोई आवाज ना थी, जैसे सब ही सरगोशियों में बातें कर रहे हों। तुम्हारे पास मेरे लिए बिल्कुल वक्त नहीं होता वलीद, लगता है तुम मुझे भूल गए हो। वो गोया फिर शिकवे का दर खोल बैठी। मैं नालायक शागिर्द जरूर हूँ, मगर तुम कोर्स की किताब हरगिज नहीं जिसे पढ़कर भूल जाऊं। वैसे कुछ सब्जेक्ट में मैं खासा ज़हीन माना गया हूँ, मसलन हाँ यकीनन पॉलिटिकल साइंस में मुझे पता है। वो जैसे चिढ़ कर बोली और फिर मेन्यू उठाकर खोल कर उस पर नजरें दौड़ाने लगी। अच्छा पॉलिटिक्स में, इसकी तो मुझे खबर नहीं। वो अनजान बना हैरत का इजहार करने लगा कि उसने मेन्यू कार्ड बंद करके टेबल पर पटका। फॉर गॉड सेक वलीद, मैं बिल्कुल संजीदा हूँ, डोंट टीज मी। वो मसनूई खुफकी से उसे घूरने लगी। हालांकि वलीद हसन के लबों पर खेलने वाली धीमी धीमी मुस्कुराहट और उसकी आंखों में तैरने वाली शरारत सीधी उसके दिल पर लग रही थी और उसका दिल मोह रही थी। कॉलेज का संजीदा और रिजर्व सा रहने वाला वलीद हसन सिर्फ उसी से तो बेतकल्लुफ था और उसकी शरारतें ही थी। यह एहसास उसे मगरूर बनाए रखता था। किसी को न चाहने वाला, किसी पर निगाह इल्तफात न करने वाला, कॉलेज में हार्ड स्टोन के लकब से नवाजा जाने वाला ये शख्स उसकी जात में दिलचस्पी रखता है। उसके आगे घुटने टेक चुका था। अपर क्लास की हजारा नित नहीं हसीन तितलियों में वही चुनी गई थी, तो गोया कोई खास बात होगी उसमें जिसने वलीद हसन को अपना असीर किया था। हाँ तो तुम कुछ कह रही थी अपने ग्रैंड पा की बरसी के बाबत। वो यकदम संजीदगी का लिबादा ओढ़ते हुए बोला। उसने गहरी सांस भरी। शुक्र है तुमने कोई माकूल मौजू तो चुना। फिर उस पर नजर डालकर खिलखिलाकर हंसी और एक अदा से दाएं रुखसार पर गर्दन पर आए बालों को पीछे झटका। हमेशा की तरह आज भी वो खासे एहतमाम से तैयार हुई थी। जदीद तराश के कपड़ों और नफासत से किए गए मेकअप में वो खासी चार्मिंग लग रही थी। गले में मोटी सी गोल्डन जंजीर थी जिसमें उसके अपने नाम का पेंडेंट झूल रहा था, जिसमें छोटे छोटे डायमंड्स जुड़े हुए थे। वो इस पेंडेंट से खेलते हुए बोली, दादा साईं ने मुल्क कौम की बहुत खिदमत की है। वो एक अच्छे सियासी लीडर ही नहीं बेहतरीन इंसान थे। उन्होंने खुद को अवाम के लिए वक्फ कर दिया था। दिन रात इन्हीं फिक्र रहती थी उन्हें। वो लहजे में दिलचस्पी और अपने दादा के लिए मोहब्बत होते हुए जैसे कोई सरबस्ता राज से वलीद हसन को वाकिफ कराने लगी और वो भी यूं सर हिला रहा था गोया 100% मुत्तफिक हो। तकीर भाई तो बिल्कुल दादा साईं का पड़तू है। उनके दिल में भी इन्हीं तरह हर वक्त कौम का गम रहता है और उन्हें घुलाता रहता है। वो अपनी बात मजीद जारी रखते हुए बोली, और एक अदा अकबर है मेरा छोटा भाई, तुम तो शायद उससे नहीं मिले हो। वो चौंकते हुए पूछने लगी। वलीद ने नफी में सर कोठी से जुम्बश दी। देखो मुझे ख्याल ही नहीं आया वो यहीं शहर में होता है मेरे साथ कोठी में ही। कभी मिलवाऊंगी। बहुत शरीर मगर ज़हीन और कुछ लाड प्यार ने उसे जिद्दी बना दिया है। उसका रुझान पॉलिटिक्स की तरफ बिल्कुल नहीं है। वो तुम्हारी तरह कारोबारी माइंड रखता है। वो इन्वेस्टमेंट का कायल है। उसका रुझान सनत और तिजारत की तरफ है, तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। बाप सियासतदान हो तो बेटा कामयाब सनतकार बन सकता है। उसके जहन में बड़ी तेजी से ये फिक्रा फिसलता हुआ ज़बान से बेसाख्ता अदा भी हो गया। आमना अली लहजा भर चुप सी हो गई, फिर सर झटकते हुए बोली, मेरा ख्याल है अब खाने को अवलियत देनी चाहिए। बेहद भूख लग रही है। वो मेन्यू कार्ड उठाकर उस पर निगाहें दौड़ाने लगी। वलीद ने बेसाख्ता रिस्टॉच पर एक नजर डाली और चेहरे पर हाथ फेंकर मेज पर उंगलियां जाते हुए रेस्टोरेंट के डाइनिंग हॉल के दाखिली दरवाजे पर निगाह डाली। फिर इधर उधर नजरें घुमाने लगा। इसी इस्लाम में आमना अली ने वेटर को बुलाकर अपनी पसंद के खाने का ऑर्डर दे दिया। ये बताओ तुम आ तो रहे हो ना? फिर दादा संग की बरसी में उसने नैपकिन उठाकर हल्का सा झटक कर खोलते हुए वलीद की तरफ देखा। आना ही पड़ेगा। उसने जैसे उसे चिढ़ाने को गहरी सांस भरकर गर्दन को ढीले अंदाज में हिलाया। क्या मतलब आना ही पड़ेगा? वो उसे घूर कर देखने लगी। एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ तशरीफ रख सकता हूँ? यकदम अकब से उभरने वाली आवाज पर दोनों ने सर उठाकर देखा, मगर इजाजत तलब करने वाला निहायत इत्मीनान के साथ कुर्सी खींचकर उस पर विराजमान हो चुका था। वो सिकंदर रजा था। ब्लू जीन्स व्हाइट शर्ट में मलबूस और हस्बे आदत उसके कंधे पर बदरंग जैकेट झूल रही थी जिसे वो यूं लिए घूमता गोया वो उसका कोई कीमती और मारूसी एहसास हो। वलीद हसन ने उसे खफीफ और खुशगवार हैरत से देखा और ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए बोला, ये कौन सा तरीका है इजाजत मिलने का? इंतजार तो कर लेते। मुझे यकीन था दोस्त तुम इनकार तो करोगे नहीं। वैसे बायदा वे मैं इस गोशा आफियत में मुखल तो नहीं हुआ। उसने बराह रास्त आमना अली को मुखातिब किया जिसका
खुशगवार मूड सिकंदर को देखकर अब यूं कुर्सी पर विराजमान देखकर इंतहाई बिगड़ चुका था, जिसकी बदमाशी उसके चेहरे के नकुश कर रहे थे और पेशानी पर पड़ी आड़ी तिरछी लकीरें थी। उसने सिर्फ नजर उठाकर सिकंदर का ऊपर से लेकर नीचे तक जायजा लेते हुए होंठ भींच लिए। आमिना, ये मेरा दोस्त सिकंदर रजा है। वलीद उसके चेहरे के बिगड़े जावियों को नजरअंदाज कर गया था और तारुफ कराने लगा। जानती हूँ बहुत अच्छी तरह से। वो खासी तुर्शी से गोया हुए बालों के किनारे को उंगली में लपेटते दूसरी तरफ देखने लगी, जैसे उसे इस तारुफ से ना खुशी हुई थी ना जरूरत महसूस हुई थी। थैंक यू। ऐसे वलीद भी फॉर्मेलिटी ही पूरी कर रहा है। मुझे तो बच्चा बच्चा जानता है, यकीनन आप भी पढ़ती होंगी मेरे सफाक हकीकत पर मबनी कालम वगैरह। सिकंदर ने सर हिलाते हुए जैसे पूरी यकीन से लहजे में कहा तो वो निचला होंठ दांतों में दबाकर उसकी तरफ देखने लगी, फिर नाक सुकेड़ कर बोली, इतना फालतू वक्त तो नहीं होता मेरे पास कि मैं ऐसे 2-2 टके के कॉलम्स पढ़ूं, जबकि इन 2-2 टके के कॉलम्स में तो बड़े बड़े आली रुतबा वडेरों और इज्जत माब सियासी मदारियों और सियासतदानों का जिक्र खैर होता है। वो धीमी मुस्कुराहट के साथ बोला, ये 2-2 टके कॉलम दर हकीकत लाखों के होते हैं। उसकी मुस्कुराहट कुछ और कुशादा हो गई, फिर जैसे ताईदी अंदाज में सर हिलाया। हाँ, मगर मेरे कॉलम 2 टके के ही हैं कि इसमें ऐसे इज्जतदारों को सलाम पेश नहीं किया जाता, उनके स्याह नामों को सफेद करके बल्कि सुनहरी करके पेश किया जाता। वो खामोशी और गहरी संजीदगी से उसकी तरफ देखती बल्कि उसे घूरती रही, और जो ही वो खामोश हुआ उसके चेहरे पर इस्तेहज़ाइया तासुरात आ गए। वो चुपते हुए लहजे में बोली, 1-2 टके के कॉलम नगार को इतने महंगे रेस्टोरेंट में डिनर का ख्याल क्यों करा गया? ऐसे डिनर्स तो आली मर्तबा इज्जत माब सियासतदानों के खानदान ही अफोर्ड कर सकते हैं, आप यहाँ कहाँ? उसका लहजा इंतहाई जहरीला था। वलीद सर झुकाए जूस का गिलास होंठों से लगाए धीरे धीरे चुस्कियां भर रहा था। वो खुद को उन दोनों की गुफ्तगू से दानिस्ता अलग रखे हुए था। बजा फरमाया मिस आमना मर्दान अली आपने। वो बगैर बुरा मनाए इत्मीनान से सर हिलाने लगा, फिर एक ठंडी सांस भरते हुए बोला, वाकई इतना महंगा डिनर मैं कहाँ अफोर्ड कर सकता हूँ? एक सच्चा खरा ईमानदार मुहिब वतन सहाफ़ी ऐसे रेस्तोरानों के ख्वाब ही दे सकता है। ये तो नाली मर्तबा लोगों की इनायत है जिन्होंने मुझे आज इस डिनर पर मदऊ किया है। उसने वलीद हसन की तरफ इशारा किया, जिस पर वलीद के हलक में फंदा सा लग गया। उसने झटके से जूस का गिलास मुंह से हटाया था। ऐसी माया सियाल शय भी किसी सख्त ठोस शय की तरह हल्क में फंसती हुई महसूस हुई थी। जबकि आमना अली ने चौंक कर वलीद की तरफ देखा, दूसरे पल उसके चेहरे पर ब्रह्मी झलकने लगी थी। उसके खून में गोया उबाल सा आ गया था। उसने गोद में रखा नैपकिन खींच कर मेज पर पटका, तो तुमने भी इनवाइट कर रखा था? मेरा ख्याल है वलीद तुम आज इन्हीं की खातिर मदारत कर लो तो अच्छा है। वो बोली तो लहजे में शोले दहक रहे थे। उसके साथ ही उसने अपने शोल्डर बैग की गोल्डन संजीर खींची तो मेज की सतह पर रखा चमकता स्या बैग गोद में आ गया। बात तो सुनो आमिना। वलीद उसके यूं झटके से खड़े हो जाने पर सिकंदर को घूरने लगा। सिलसिला मौकूफ करके उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। प्लीज मिस आमिना आप तशरीफ रखिए, मैं तो मजाक कर रहा था। सिकंदर अब खफीफ सी बौखलाहट का शिकार हो गया, फिर संभल कर कुर्सी खींचकर अपने कागजों के रोल पर जो टेबल पर रखे थे उठाकर उसकी तरफ बढ़ा। प्लीज आप बैठ जाइए। यूं भी मैं आजकल परहेजी खाना खा रहा हूँ, इतना स्पाइसी फूड खा भी नहीं सकूंगा और वलीद के पैसे जाया हो जाएंगे। आप खाएंगे तो कम से कम जाया तो नहीं होंगे। ये कहते हुए मैंने खिस तबस्सुम के साथ वलीद की तरफ देखकर आंख दबाई, जिस पर वलीद ने उसे घूर कर देखा। वो झटके से पलटी थी और दांत पीसकर उसकी तरफ देखकर कुछ कहने को मुंह खोला कि वलीद की आवाज उभरी, प्लीज आमना मेरा ख्याल था तुम में सेंस ऑफ ह्यूमर तो होगा ही। इतना बगैर सिकंदर को मैंने आज इनवाइट नहीं किया था। वो इसी होटल में किसी अहम शख्सियत से मुलाकात के लिए डेट पर आया है और जाहिर है वो अहम शख्सियत आप दोनों में से कोई हो ही नहीं सकती। बकिया जुमला सिकंदर ने पूरा किया और रोल किए कागजों को होले होले अपनी रान पर मारते हुए माजरत खाना सी नजरों से आमना अली को देखने लगा, जो उसकी तरफ झटके से चेहरे का रुख मोड़कर दोबारा कुर्सी खींचकर बैठ गई थी। उसके चेहरे के जाविये में अभी तक ब्राह्मी के तासरात थे, बेजारी थी। उसका मूड हद से ज्यादा खराब हो चुका था। ये गुस्सा उस ख्याल की वजह से मौजूद था कि वलीद हसन उसे कतन झूठ बोल रहा है। उसने यकीनन सिकंदर को इनवाइट किया था। वैसे मिस आमना अली आपने मुझे अपने दादा साहब की बरसी पर भी तो इनवाइट किया है वलीद के थ्रू, क्या वहां पर मेरा वजूद बर्दाश्त कर लेंगे? एक सच्चे 2 टके के सहाफी का वो जाते जाते याद आने पर फिर उसकी समत आया। वो झुककर मतानत से पूछने लगा और उसके बोलने से पहले खुद ही बोल उठा, वैसे ये दावत मुझे आपकी तरफ से मिलने से पहले ही मिल चुकी थी, आपके बाबा साईं की तरफ से। हम गैर अहम लोगों को बेहद मुखलिसाना दावतनामा मौसूल हुआ है। जाहिर है ऐसी तकारीब में हम ही लोगों ने तशहीर करनी है। ये दावतनामा कई मज़ामीन के हमरा आया है जो अखबार में शाया करने के लिए भेजा गया है और हमें तो खुसूसी गाड़ियाँ भेजी जाएंगी। एनीवे मेरा ख्याल है आप लोग सुकून से डिनर तनावुल फरमाइए। अल्लाह हाफिज।
वो एड़ियों के बल घूम गया, जबकि आमना अली होंठ बाहम दांतों में दबाए दोनों कोहनियों तक हाथ टेबल पर फैलाए अपनी आगे रखी क्रॉकरी को घूरते हुए गोया अपने वजूद के अंदर से उठते बाल को दबा रही थी। उसके जाते ही बारूदी धमाके की तरह फटी। अगर ये शख्स तुम्हारा दोस्त ना होता तो मैं उसे 2 मिनट में ठीक कर देती। मैंने बहुत बर्दाश्त किया है वलीद। मेरा ख्याल है तुम अपना बिला वजह अपना टेम्पर लूज कर रही हो। मैं इसमें इस कदर इमोशनल होने की क्या बात है? वलीद ने नहायत इत्मीनान से उसकी तरफ नजरें डाली। वो चिकन कॉर्न सूप का बाउल अपनी तरफ खिसकाया। उसके चेहरे के जावे में इस वाक़े की बदमज़गी का कतई कोई असर नहीं था। व्हाट डू यू मीन? ये मैं बिला वजह इमोशनल हो गई थी? उसने कटीली नजरों से उसकी तरफ देखा। उसकी बकवास भी मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से बर्दाश्त की। मैं तुम्हारा ममनून हूँ। वो हल्की मुस्कुराहट के साथ सर को आगे की तरफ हल्की जुम्बिश देकर बोला तो उसने निचला होंठ दांतों में दबा लिया। मैं सच कह रहा हूँ, वो यहाँ किसी अहम समाजी शख्सियत से मिलने आया हुआ है। वो कदरे संजीदगी से गोया हुआ। अहम शख्सियतों से ही तो फायदे उठाए जाते हैं। ये लोग अपने कलम को कैश कराना खूब जानते हैं, बस मौका मिलना चाहिए। वो हकारत भरी सांस भरकर अपनी प्लेट में चावल निकाल कर खाने लगी। बस यही तो उसकी खूबी है कि वैसे मौकों की गर्द से खुद को बचाए हुए है और इर्द गिर्द फैलने वाली धुन को झाड़ता आया है। वलीद अभी मजीद जारी रहता हाथ उठाकर जैसे जल कर बोली, प्लीज मैं अब इसके कसीदे पढ़ने मत बैठ जाना, वरना मेरा टेम्पर फिर लूज हो जाएगा। उसने जैसे इल्तिजा की। वो बेसाख्ता मरने वाली मुस्कुराहट ना रोक सका था। नैपकिन से होठों के किनारे साफ करते हुए नैपकिन वापस टेबल पर रखते हुए उसकी तरफ खास दिलावेज निगाहें डाली। तुम कहो तो तुम्हारा कसीदा पढ़ना शुरू कर दूं? उसकी बात पर वो पलकें झपक कर उसकी तरफ देखने लगी। फिर चमचा प्लेट में रखा। एक ठंडी सांस भरी दोनों हथेलियां कोहनियों के सहारे उठाकर उस पर थोड़ी टिकाते हुए कदरे तिश्ना लहजे में बोली, ऐसी किस्मत कहाँ हमारी के वलीद हसन के मुंह से हमारे लिए कसीदा बरामद हो। अब इतना मायूस होने की जरूरत नहीं है, एक आध शेर तो तुम्हारी शान में सुना ही सकता हूँ। वो जल्दी से बोला तो वो खिल उठी और इश्तियाक भरे अंदाज में उसे देखने लगी। उसका मूड साबका हालत में आ चुका था और खासकर वलीद की रोमांटिक हिस्सा बेदार होना उसके लिए किसी एक्सपेंसिव लम्हे से कम नहीं था। मगर दूसरे पर उसके चेहरे पर खिलने वाले गुलाब मुरझाने लगे। वो शर्मिंदा सा माजूरत खाना अंदाज में सर पर हाथ मारते हुए बोला, बस यही मेरे साथ मुश्किल है कि मुझे शेर वेर बिल्कुल याद नहीं रहते। ऐसा लगता है जैसे शायरी खुद मुझसे दूर भागती है। हालांकि मैं ऐसा बदशौक भी नहीं हूँ। और दूसरा मसला ये है कि मैं बसों वैगनों में सफर नहीं करता, वरना देखती मुझे कैसे फर शेर याद होते। तो अब बसों में सफर शुरू कर दो। वो जैसे चिढ़कर बोली तो वो होंठ दबाकर उसे देखने लगा और सर हिलाकर बोला, मेरा भी ख्याल है कि अब मुझे यही करना पड़ेगा। वैसे राज की बात है। वो जरा सा इसकी समत झुका। बसों के अशार में हमेशा किसी परी पैकर का जिक्र होता है। शेर क्या होता है, पूरा कसीदा होता है। कम ऑन अब फजूल बको मत। अब जाहिर है कि किसी देव पेकर का जिक्र तो होने से रहा इशार में। तुम बहुत बेईमान हो वलीद। वो दबी दबी हंसी के साथ उसे घूरने का अमल तर्क करके प्लेट से चमचा उठाकर दोबारा खाने में मसरूफ हो गई। यूं भी बसों और वैगनों में सफर करने की जहमत उठाने की जरूरत नहीं है। तुम कसीदा अपने ओन वर्ड्स में भी सुना सकते हो। वो चम्मच भर के चावल मुंह में ले जाते हुए उसकी तरफ शिकायती अंदाज में देख कर बोली, हाँ अगर सुनाना चाहूँ तो। वलीद ने गहरी सांस भरी और कुर्सी की पुश से लगकर बैठ गया। इनफैक्ट मेरे नजदीक लफ्ज इतनी अहमियत नहीं रखते। मोटे मोटे शकील अजनबी अल्फाज किसी भी रिश्ते की पायदारी का पैमाना नहीं होते। हमारे रवैये खुद बेहतरीन इजहार होते हैं। वो कदरे संजीदगी से गोया हुआ तो आमना अली ने उसकी तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराई। मगर कहते हैं ना कि फूल मोहब्बत फूल है और इजहार उसकी खुशबू। उसका अंदाज धीमा और लौ देता हुआ था। ये जिसने भी कहा होगा यकीनन खुशनुमा बागीचे में फलसफा झाड़ा होगा। वो उसकी निगाहों से निगाहें हटाते हुए बोला और कफ हटाकर रिस्ट वॉच पर नजरें डालकर बेसाख्ता सर पर हाथ मारा। माई गुडनेस लड़की, तुम्हें अंदाजा है तुमने मेरा कितना वक्त बर्बाद कर दिया है? बहुत अहम मीटिंग में शिरकत करनी है मुझे। इस वक्त 10 बजे भला कौन सी मीटिंग होती है? उसने हैरत के साथ कतरे झुंझला कर देखा। उसे इस खूबसूरत मौजू के खत्म हो जाने पर हकीकतन कोफ्त हुई थी। वलीद हसन की हमराही में यूं तो हर लम्हा हसीन होता, मगर ऐसे हसीन तर और जाफिजा लम्हे कम ही मुयसर आते थे। मगर वो क्या कर सकती थी? इस शख्स को बात बदलने और बनाने का हुनर भी खूब आता था। आगा जी के साथ घर पर है मीटिंग और बिलीव मी आमना, वो मुझसे ज्यादा पंक्चुअल है वक्त के मामले में। देखना तुम लॉन में टहल रहे होंगे, 2 मिनट ऊपर होने पर ठीक ठाक क्लास लेंगे। उसने उजलत भरे अंदाज में अपनी जेब से थपथपाकर उससे वॉलेट निकाला। और मैं तुमसे कह रहा हूँ लड़की, ये मजाक नहीं है, मेरी इज्जत का सवाल है। ओके ओके, अब ये इतना सारा खाना कौन खाएगा जो मंगवा लिया है? वो इत्मीनान से खाते हुए बोली।
तुम खाओगी और कौन? तो जब ये सारा खाना मुझे ही खाना है तो इत्मीनान से बैठो। वो उबरू चढ़ाकर उसे देखने लगी और जोर से हंस पड़ी। अच्छा बाबा, यूं घूरो मत, मैं बस स्वीट डिश खा लूं। यूं भी तुम्हारा वक्त मैंने नहीं, तुम्हारे उस लुच्चर सहाफी दोस्त ने आकर बर्बाद किया। वो खाने के बाद इत्मीनान से नैपकिन से होठ पूछने लगी और उस पर एक तफसीली निगाह डालकर अपने बैग की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोली, चलो तुम भी क्या याद करोगे? यूं भी मुझे तुम्हें पटवाने का कतई शौक नहीं। आगा जी के हाथों। वो जैसे एहसान करने वाले अंदाज में उसकी तरफ देख कर धीरे से मुस्कुराई। वलीद ने करीब आते वेटर को टिप दी और वॉलेट दोबारा जेब में डालकर उजलत भरे अंदाज में उसकी हमराही में कदम उठाता दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने खिड़की की स्लाइड खोली तो लॉन के रास्ते से आने वाली खुशगवार हवा रुखसारों से टकराई तो एक गहरी सांस उसके सीने की तह से खारिज हो गई। उसे लगा जैसे तपते रुखसारों पर किसी ने हल्के से बर्फ क्यूब मल दी हो। वो वहीं दोनों बाजू लपेटकर इस ठंडी हवा के झोंकों को गहरी सांस के अंदर उतारने लगी, जैसे फिजा में फैली सारी खुनकी और तरावत को अपने अंदर उतार लेना चाहती हो। हकीकतन उसे अपने फेफड़ों में रोशनी सी उतरती महसूस होने लगी। उसने दीवार से पुश्त लगाई तो खुद ब खुद आंखें भी बंद हो गईं। ये आवाज मेन गेट से आ रही थी। चौकीदार रेडियो खोले बैठा था। वो गानों का बड़ा रसिया था, मगर उसे लगा जैसे ये आवाज रेडियो से नहीं खुद उसके अंदर से उठ रही हो। उसने आंखें खोल दी और चेहरे का रुख मोड़कर अपनी राइटिंग टेबल पर रखे सुनहरी ज्वेलरी बॉक्स को देखा, जिसे आज इसने कई महीनों बाद निकाला था और जिसे वो किसी कीमती मता की तरह संभाल कर रखती थी। वो बॉक्स खुला हुआ था और इस वक्त खाली था, इसलिए उसके अंदर महफूज कीमती शय बाहर थी। वो डायमंड की रिंग थी और इस वक्त उसकी स्याह जिल्द वाली डायरी के ऊपर रखी थी। बावजूद कोशिश किए वो इसे हमेशा की तरह चूम कर उंगली में न डाल सकी थी। पहनते पहनते फिर उतार कर वहीं रख दी और एक इस्तराब के आलम में वहां से हटकर खिड़की में आकर खड़ी हो गई थी। उसका दिल चाहा कोई रेडियो की आवाज ऊंची कर दे, इतनी ऊंची कि खुद उसके अंदर उठती आवाजें दब जाएं। जाने उसके अंदर कितनी देर ये गाना बजता रहा। यही गर्दान होती है। किसी ने बेहद नरमी से उसके कंधे को छुआ था और उसकी सोचों की तुगयानी में यकदम ठहराव आ गया। सारी हिस्सियात एक जगह रुकी। वो लम्स आगा जी का था। वो पलटी। अरे आगा जी आप, मैं बस बाहर आ रही थी। वो पलके झपक कर लबों की तराश में मुस्कुराहट लाते हुए बोली। उसके अंदाज में खफीफ सी घबराहट भी थी। उस घबराहट का मंबा वो अंगूठी थी जो उसकी राइटिंग टेबल पर पड़ी थी। 2 बार तो सुगरा बच्ची तुम्हारा दरवाजा बजा गई है और आकर कहा है शहरीना बीबी जवाब नहीं दे रही हैं, शायद सो गई हूँ। मैंने सोचा इस वक्त तो ये लड़की कभी सो ही नहीं सकती, ये तो सोतों को भी जगाती फिरती है, फिर खुद कहाँ से सो गई। आगा जी हल्की शरारत से बोले तो मुंह फुलाकर उसे देखने लगी, फिर हंस पड़ी। सिर्फ एक बार जगाया है आगा जी, अब इतना रिकॉर्ड तो मत लगाएं। आगा जी मुस्कुराने लगे। आज मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है ना, क्यों ना आगा जी कहीं बाहर चलें आउटिंग पर। वो एक नजर राइटिंग टेबल पर डालकर उनकी तरफ देखते हुए बोली। आगा जी सर हिलाते हुए बोले, लड़की इसीलिए तो तुम्हें इस हफ्ज़दा कमरे से बाहर बुला रहा था कि इतने अच्छे मौसम में अंदर बैठी क्या कर रही हो। तुबार तलहा तो आइसक्रीम खाने की जिद कर रहे हैं, क्या ख्याल है आइसक्रीम पार्लर चलते हैं? बिल्कुल नेकी और पूछ मेरा तो खुद शिद्दत से आइसक्रीम खाने को दिल चाह रहा है। वो खिलखिलाई तो आगा जी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। पता नहीं क्यों उन्हें ये खिलखिलाहट शहरीना की न लगी, बड़ी मसनूई कुछ अजनबी सी महसूस हुई, या फिर उनका वहम था। वो सर हिलाकर पलटे तो उनकी नज़र राइटिंग टेबल पर जा पड़ी। वो अंगूठी उनकी निगाहों के सामने थी। वो स्टिक पर हाथ जमाए एकदम उसके सिमत घूमे। ये यहाँ क्या कर रही है? उनके लहजे में तहय्युर सा था। वो जल्दी से पलटकर अपनी वार्डरोब बंद करने लगी और अनजान बनकर बोली, क्या चीज क्या कर रही है? ये अंगूठी इतनी लावारसों की तरह क्यों पड़ी हुई है तुम्हारी राइटिंग टेबल पर? उन्होंने अंगूठी एहतियात से उठाई, उसकी तरफ घूम कर उसे दिखाई। किस कदर लापरवाह लड़की हो, उनके अंदाज में फहमाइश थी। पता नहीं इसका वारिस कौन है? वो वार्डरोब से लगकर आहिस्तगी से बोली। क्या मतलब? आगा जी ने हैरत के साथ उसे घूरा तो वो हंस पड़ी, फिर सर झटक कर उनके हाथ से अंगूठी लेने की गर्ज से आगे आई। ये बेचारी अपने वारिस की मुंतजिर है तो फिर उसे अपनी उंगली में पहने रखा करो, उसकी अहमियत कम मत करो। किसी चीज़ को वक्ती तौर पर फरामोश कर देने से उसकी अहमियत ख़त्म तो नहीं हो जाती, भूल जाने से या उंगली से उतार देने से हकीकत तो नहीं बदल जाती। ये गैर अहमद तो नहीं हो जाएगी? क्या ये मुमकिन है आगा जी? उसका लहजा धीमा और कुछ अजीब सा था। उसकी नजरें अंगूठी पर जमी थी, जैसे जवाब वहीं से आना हो। आगा जी खासी संजीदगी से उसकी तरफ देख रहे थे, जैसे उसके चेहरे की किताब से कुछ पढ़ना चाह रहे हों, मगर उसने बहुत तेजी से वो वर्क उलट दिया जो उसके चेहरे पर रकम था। अहमियत मादी चीज़ की नहीं होती ना आगा जी, अहमियत तो ताल्लुक की होती है, इस ताल्लुक की जो दिल से जुड़ा होता है। दिल में अगर अहमियत हो तो वक्त उसे गैर अहम नहीं कर सकता, और ताल्लुक दिल से ना हो तो ये छोटी मोटी चीज़ें इस ताल्लुक को पायदार नहीं कर सकती। उसका ख्याल था उसने वो वर्क उलट दिया है और अब खफीफ सी मुस्कुराहट के साथ खुद को शगुफ्ता जाहिर करने की भी कोशिश कर रही है, मगर दर हकीकत ऐसा नहीं था। आगा जी को अपने अंदर हल्की सी चिंगारी जलती महसूस हुई थी।
کہتے ہیں افسردگی کا ایک عجیب سا سحر ہوتا ہے جو اچانک آپ کے گرد مکڑی کی طرح جال بن ڈالتا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کسی جال میں مقید ہے۔ آغا جی کو بھی وہ ایسے ہی کسی سحر میں گرفتار محسوس ہوئی۔ بے شک تعلقات دلوں سے جوڑے جاتے ہیں، مگر یہ چھوٹی موٹی بظاہر غیر اہم دکھائی دینے والی چیزیں در حقیقت اتنی غیر اہم نہیں ہوتی۔ یہ تو تعلقات کی مضبوطی کا اظہار ہوتی ہیں۔ ہم کسی کو تحفہ اس لیے نہیں دیتے کہ وہ چیز دوسرے شخص کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ وہ تحفہ دینے والے کے جذبوں کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کے دل میں کیا ہے، مقابل کے لیے اپنائیت محبت یہ راز کھولتی ہے۔ انہوں نے بڑے نپے تلے انداز میں کہا۔ وہ سر جھٹک کر بولی، میں نہیں مانتی، کچھ تحفے رسماً بھی دیے جاتے ہیں ایک دوسرے کو، محض فارمیلٹی پوری کرنے کو، اور کچھ تحفے غرض کی بنیاد پر بھی دیے جاتے ہیں۔ اس طرح آپ بھلا تحفہ دینے والے کے دل میں کیسے جان سکتے ہیں کہ اس کے دل میں اپنائیت کا جذبہ ہے، کوئی غرض ہے، یا وہ محض فارمیلٹی پوری کر رہا ہے؟ وہ ان کی بات کو رد کر رہی تھی، پتہ نہیں کیوں، حالانکہ اس نے آج تک آغا جی کی کسی سنجیدہ بات کو رد نہیں کیا تھا، اس سے اختلاف نہیں کیا تھا، بحث نہیں کی تھی۔ ادھر آغا جی گہری نظروں سے اس کا جائزہ لینے لگے تو وہ ایک دم سے ہی اندر مضطرب ہو گئی، مگر بظاہر جلدی سے لبوں پہ مسکراہٹ لاتے ہوئے بولی، چلے آج میں یہ پہن لیتی ہوں، میرا خیال اسے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، آخر آپ نے اتنی محبت سے کسی کے نام کی پہنائی ہے۔ وہ انگوٹھی اپنی تیسری انگلی میں پہننے لگی، شاید یہی غلطی ہو گئی مجھ سے کہ میں نے پہنا دی، اس لیے تم شک میں پڑ گئی ہو۔ آغا جی نے اس پر ایک نگاہ ڈالی اور گہری سانس بھر کر رہ گئے۔ وہ یکدم نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر تیزی سے باہر جانے کے لیے گھوم گئی۔ پروفیسر زبیری بیڈ پر بے دلی سے لیٹے ہوئے تھے۔ ان کے ذہن پر ابھی تک مردان علی شاہ سے ہونے والی بات چیت کی تلخی کا اثر چھایا ہوا تھا۔ کچھ دیر پہلے جب وہ اپنی من پسند کتاب پڑھ رہے تھے، تبھی ان کی بیوی نے انہیں فون کی طرف متوجہ کیا تھا، یہ کہہ کر کہ مردان علی شاہ کا فون ہے۔ یہ نام چونکہ ان کے لیے نامانوس نہیں تھا، انہوں نے بے دلی سے نہ چاہتے ہوئے بھی ریسیور کان سے لگایا۔ کیسے ہو پروفیسر؟ گو کے مانوس شخص تھا، مگر قطعی اجنبی اور نامانوس آواز تھی۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، انہوں نے جواب دیتے ہوئے ہاتھ میں پکڑی کتاب احیاء العلوم احتیاط سے ایک طرف رکھ دی اور چشمہ آنکھوں سے اتار کر اسی کتاب کے اوپر رکھ دیا۔ ہاں، اللہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے، مگر بندہ ہی ناقدر ہو تو کوئی کیا کرے۔ مردان علی کی استہزائیہ ہنسی ابھری تو وہ لہجہ بھر ہونٹ چبا کر رہ گئے، پھر بولے، بے شک اللہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے، مگر آپ جسے رحمت کہہ رہے ہیں وہ رحمت نہیں تھی، بلکہ وہ آپ جیسوں کی طرف سے ایک توق تھا جسے میں نے پہننے سے انکار کر دیا۔ چلو توق ہی صحیح، مگر اسے نہ پہننے کا انجام بھی اب تمہارے سامنے ہے۔ مردان علی شاہ کی گونج دار ہنسی ریسیور میں گونج کر رہ گئی تھی۔ پروفیسر زبیری کی پیشانی پر قطرے چمک اٹھے۔ وہ شدید قسم کی حد تک کے احساس سے دوچار ہوئے، مگر اس احساس کے خول سے خود کو نکالتے ہوئے اپنے مخصوص نرم لہجے میں بولے، بے شک آپ مجھ سے نوکری چھین سکتے ہیں، مگر مجھ سے میرا علم نہیں چھین سکتے۔ آپ کے خیال میں نے آپ کی پیشکش کو ٹھکرا کر کفران نعمت کی ہے تو یہ آپ کا خیال ہے، آپ کی سوچ ہے، ایک جاگیردار وڈیرے کی، ایک کرپٹ سیاستدان کی، جبکہ میرا قلب بے حد مطمئن ہے، میرا ضمیر پرسکون ہے کہ میں اس کے سامنے اور لوگوں کے سامنے، اپنے خدا کے سامنے سرخرو کھڑا ہوں۔ غربت میرے نزدیک اتنی بری چیز نہیں ہے جتنی ولایتی شراب جیسی زندگی ہے، جو بدمست، عاقبت نااندیش اور بے اوسان کر دیتی ہے، جس میں دین ایمان سب داؤ پر لگا کر محض دنیا کی رنگینی خرید دی جاتی ہے، جو بہرحال فانی ہے۔ زندگی 4 دن کی ہو یا 400 سال کی، گزر ہی جاتی ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ پروفیسر زبیری چپ ہوئے تو مردان علی شاہ داد دینے والے انداز میں بولا، تقریر اچھی کر لیتے ہو زبیری، مگر افسوس کے سننے والا مجمع نہیں ہے۔ یوں بھی اس طرح کے لیکچر تم عموماً اپنے شاگردوں کو وقتاً فوقتاً دیتے رہتے تھے، اب تو وہ بھی نہیں رہے ہیں۔ اس نے جیسے گہری سانس بھر کر افسوس کا اظہار کیا، پھر لمحے کے توقف کے بعد مردان شاہ کی آواز ابھری تو اس میں محض مخصوص گونج اور کرختگی تھی۔ اینی وے، میں نے یہ فون تمہاری کسی علمی تقریر سننے کے لیے نہیں کیا، صرف یہ تاکید کرنے کے لیے کہ تم اخبارات میں بیان بازی سے باز آ جاؤ۔ ابھی تو صرف نوکری گئی ہے، کیوں جان گنوانا چاہتے ہو؟ اس طرح کی بیان بازی، حقیقتوں سے پردے چاک کرنا، یہ سب وقت کا ضیاع ہے، تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، زیادہ سے زیادہ لوگ افسوس کا اظہار کریں گے اور بس۔ میرا خیال ہے تم سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ بہرحال سن ضرور رہا ہوں۔ پروفیسر زبیری اس کے لہجے میں چھپی دھمکی کو خاطر اعتنا نہ سمجھتے ہوئے رسام سے بولے اور کتاب اٹھا لی، گویا انہیں فون رکھنے کی جلدی ہو۔ ہاں، سنو بھی اور سمجھ بھی جاؤ تو اچھا ہے۔ یہ چھوٹے موٹے 2 ٹکے کے صحافیوں سے اپنی مظلومیت کی سٹوری لکھوا کر تم لیڈر نہیں بن جاؤ گے۔ وہ ہلکی سی ہنسی کے ساتھ بولا اور پروفیسر زبیری نے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبایا، پھر غصے سے اپنے اعصاب کو سنبھالتے ہوئے ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں بولے،
میرا خیال ہے مردان علی شاہ، آپ نے جس مقصد کے لیے فون کیا تھا وہ پورا ہو چکا ہے۔ اب مزید باتیں وقت کا ضیاع ہیں، اور آپ جیسے بڑے لوگوں کو وقت کی قدر کرنی چاہیے کہ آپ کا ایک ایک لمحہ ملک و قوم کی خدمت میں صرف ہونا چاہیے، نہ کہ ذاتی جھگڑوں کی نظر۔ پروفیسر زبیری کی بات پر مردان علی شاہ کے اعصاب ضرور چٹکے تھے۔ اس نے ریسیور جس انداز میں پٹخا تھا اس سے پروفیسر زبیری کو ایک عجیب سی طمانینت کا احساس ہوا تھا۔ وہ بھی ریسیور رکھ کر دوبارہ کتاب اٹھا کر بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی اور چشمہ آنکھوں پر سے چڑھاتے ہوئے کتاب کھول لی، مگر کتنی دیر کتاب پر نظریں رکھنے کے باوجود ایک لفظ بھی نہ پڑھ سکے۔ پھر گہری سانس بھر کر ذہن پر چھائے تلخ کلامی کے اس اثر کو سر جھٹک کر اڑا دینا چاہا اور کتاب بند کر کے اسے سرہانے رکھ کر لیٹ گئے۔ دل گرفتگی، شکستگی کا احساس جیسے ہر رگ سے پھوٹنے لگا۔ وہ سوچنے لگے کہ وہ کیا تھے، ایک معمولی انسان جن کا نہ بینک بیلنس تھا، نہ کوئی اثر و رسوخ۔ آخر وہ سچائی کے بلبوتے پر کب تک اپنا دفاع کر سکیں گے؟ اخبارات والے کب تک انہیں کوریج دیں گے؟ آج یہ خبر فرنٹ پیج کی زینت بنی ہے تو کل مختصر ہو کر پچھلے صفحات کی خبروں کے سیلاب میں گم ہو جائے گی۔ ان کے لاشعور میں دو متضاد سوچیں ٹکرانے لگیں، ایک یہ کہ خاموشی سے نوکری ڈھونڈنے لگیں اور اپنی زندگی میں مصروف ہو کر حالات سے سمجھوتہ کر لیں، اسے خوفناک خواب سمجھ کر بھول جائیں، یا پھر اپنے حق کے لیے برسرے پیکار ہو جائیں۔ آخر انہیں ان کے جائز حق سے محروم کیا گیا تھا، ان کی سچائی، راست بازی کو سر عام رسوا کیا گیا تھا، سچ کے مقابلے میں جھوٹ اور کرپشن کو تقویت دی گئی تھی، اور اگر وہ بھی بے حس لوگوں کی طرح چپ ہو کر بیٹھ جائیں گے تو عوام کو حق اور باطل کا فرق کون سمجھائے گا؟ انہیں کون بتائے گا کہ جنہیں وہ اپنا رہنما سمجھ کر چن کر لائے ہیں وہ اب صرف رہنما نہیں، ان کے خدا بن بیٹھے ہیں؟ یہ صرف ان کا ذاتی نہیں، اجتماعی معاملہ بھی تھا۔ عوام کے سامنے ان کے اصل رخ کو اجاگر کریں، پھر وہ کیسے قنوتی ہو کر بیٹھ جاتے۔ ان کے اندر دل گرفتگی کا جال کٹنے لگا، ایک بار پھر توانائی رگوں میں دوڑنے لگی۔ وہ چپ ہو کر نہیں بیٹھ سکتے تھے، ایسے کرپٹ دھاندلی مچاتے رہیں، اپنے اثر و رسوخ اور طاقت کے بلبوتے پر سچ کی آواز کا گلا گھونٹتے رہیں۔ سکندر رضا نے انہیں بتایا تھا کہ مردان علی شاہ اپنے والد کی برسی بڑے پیمانے پر تقریب کی صورت میں منا رہا ہے، سو ایسے وقت میں وہ اپنے تمام حریفوں کے منہ ہر قیمت پر بند کرنے کی کوشش بھی کرے گا، اور یہ تقریب محض شہرت، عزت اور نام کمانے کا ذریعہ ہے۔ اور پروفیسر زبیری مردان علی شاہ کو حریف سمجھ کر نہیں مگر اپنے حق کے لیے ضرور آواز اٹھانا چاہتے تھے۔ انہوں نے دراز سے رول کیے ہوئے پیپر نکالے اور وہ ادھورا مضمون پورا کرنے میں مصروف ہو گئے جو سکندر رضا کو کل کی تاریخ میں دینا تھا۔ دنیا کی سب سے بڑی غریبی بے عقلی ہے، بالکل ٹھیک کہتے ہیں، اور تم اس لحاظ سے غریب ترین لڑکی ہو۔ آغا جی کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر ذرا سا مسکرائے۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ اسے شرمندگی بے عقلی کے ملنے والے خطاب پر نہیں تھی، بلکہ آغا جی کے سامنے اپنے احساسات اور آزردگی کے عیاں ہو جانے پر تھی۔ آغا جی نے اپنی پسند کا آئس کریم فلیور منگوایا۔ طوبا اور طلحہ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ طوبا کو اس نے گود میں بھر لیا اور اس کے سر پر اپنا چہرہ ٹکاتے ہوئے میز کی چمکیلی شفاف سطح کو دیکھتے ہوئے کچھ کھسیاہٹ سے بولی، ایسی بات نہیں ہے آغا جی، میں تو بس یوں ہی کہہ بیٹھی اور پتہ نہیں کیا اول فول بک گئی۔ پھر اس نے نگاہیں اپنی انگلی پر جما دی، میں واقعی بیوقوف لڑکی ہوں، پتہ نہیں کیا سوچ کر اور کیوں یہ سب کہہ بیٹھی۔ تم ہی نہیں بقول گوئٹے، محبت کے معاملے میں ہم سب یکساں بیوقوف ہیں۔ آغا جی یہ کہہ کر ہنس پڑی۔ اس نے چہرہ اوپر اٹھایا پھر جھکا دیا، یک دم اسے اپنے رخسار تپتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ وہ بلا ضرورت طوبا کے نرم ریشم بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ آغا جی اس کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے بلکہ ویٹر کی طرف متوجہ تھے جو آئس کریم سے بھرے کرسٹل کے خوبصورت کپ ان کے آگے میز کی سطح پر رکھ رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد آغا جی نے ایک کپ طلحہ کو دیا، دوسرا اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس نے بھی طوبا کو دے کر اپنا کپ آگے رکھ لیا۔ آج موسم بہت غضب کا ہو رہا ہے نا آغا جی؟ وہ بڑی سی کھڑکی کے باہر دیکھتے ہوئے بولی، جہاں سے خوشگوار ہوا کے جھونکے آ رہے تھے جس کی وجہ سے گملوں میں لگے آرائشی پودے لہرا رہے تھے۔ بہت اچھا ہے، بس دل کا موسم خوشگوار ہونا چاہیے تو ہر موسم خوشگوار ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا لڑکی، جہاں محبت کی حکمرانی نہ ہو وہاں خوف کی حکمرانی ہوتی ہے۔ سارے خوف نکال دو، سارے اندیشے باہر پھینک دو۔ یاد رکھو محبت کی کشتی میں پہلا سراغ شک کا ہوتا ہے، یہ کسی سیانے نے ہی کہا ہے اور بالکل بجا کہا ہے۔ آئندہ میں تمہیں کسی شک و شبے میں پڑتا ہوا نہ دیکھوں۔ آغا جی نے ٹشو سے ہونٹ پونچھتے ہوئے بے حد آستگی سے اپنا دایاں ہاتھ آگے کر کے اس کے سر پر رکھا۔ ایک پل کے لیے اس کا دل گداز سا ہو گیا، سر جھک گیا اور آئس کریم جیسی سیال شے حلق میں اٹکنے لگی۔ اس کا دل چاہا وہ کہے کہ وہ کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آغا جی کہ محبت جتنی پرانی ہو جائے اسے تائید تازہ کی ضرورت رہتی ہے، یقین
की आखिरी हद तक दिलों में लहलहाती हो, निगाहों से टपकती हो। उसे इजहार के लफ्जों की हाजत फिर भी रहती है। उसने सर उठाया तो आगा जी उसे ही देख रहे थे। वो हंस दी और चमचा आइसक्रीम बाउल में डालकर सर झटकते हुए मुस्कुराते हुए लापरवाहियाना अंदाज में बोली, आप तो संजीदा हो गए आगा जी, ये संजीदगी आपको बिल्कुल सूट नहीं करती। अच्छा, मुझे संजीदगी सूट नहीं करती? शर्म करो लड़की, इस उम्र में संजीदा नहीं होऊंगा तो मखौल और ठट्टा करता हुआ अच्छा लगूंगा। वो मसनूई खुबकी से उसे घूरने लगे। कोई हर्ज भी नहीं, वो कंधे झुकाकर बोली, मगर एकदम उसकी हंसी बंद हो गई। उसने लबों को दांतों में बेसाख्ता दबाया था। अकबर शाह 2 लड़कों की हमराही में आइसक्रीम पार्लर में दाखिल हुआ था। वो दाखिल होते ही शहरीना खान को देख चुका था और हैरत और देखकर खुशगवारियत के एहसास के साथ सीधा उसकी मेज की तरफ आ रहा था। ब्लैक जीन्स और ब्लैक ही हाफ स्लीव्स की टी शर्ट में वो अच्छा खासा स्मार्ट और महज़िब नजर आता, अगर उसके अंदाज़ व अतवार इस कदर गैर शाइस्ता ना होते तो। उसकी चाल में दौलतमंदों का सा गरूर और तकब्बुर झलक रहा था। मुंह में च्युइंगम थी जिसे वो जोर जोर से चबाते हुए उसके पूरी ताकत से पटाखे बनाकर फोड़ रहा था। ऐसा ही एक पटाखा बनाकर फोड़ते हुए वो उसकी तरफ आया और खाली कुर्सी की पुश्त पर दोनों हाथ जमाकर खुशगवार लहजे में बोला, आखा मिस खान कैसी हो? ऐसे ही किसी मौका के लिए कहा गया है कि दिल को दिल से राह होती है। मौसम अच्छा हो तो हर खूबसूरत शख्स आइसक्रीम बार का ही रुख करता है। ये कहते हुए इत्मीनान से कुर्सी खींचकर बैठ गया। गोया इन दोनों के दरमियान ऐसी बेतकल्लुफी की फिजा हमेशा रही हो। जबकि शहरीना उसकी तरफ से रुख फेरकर उसे कतई गैर अहम समझते हुए तलहा की तरफ मतवज्जा हो गई और टिश्यू से उसका मुंह पोंछने लगी और उसकी शर्ट पर गिरी आइसक्रीम साफ करने लगी। जबकि आगा जी अकबर शाह की तरफ मतवज्जा थे और खासी कड़ी नजरों से उसे देखते हुए नाखुशगवार लहजे में बोले, बच्चे आइसक्रीम बार का रुख तो तुम कर चुके हो, मगर शायद इन जगहों के आदाब असूल से नावाकिफ हो। बैठने के भी कुछ आदाब होते हैं। उसने यकदम सटपटाकर आगा जी की तरफ बैठे बैठे ही रुख मोड़ा। एक लहजा के लिए उसका चुपचाप चलता मुंह बंद हुआ, फिर वो हंस पड़ा। सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। वैसे क्या आदाब होते हैं अंकल? वो बेतकल्लुफी से गोया हुआ। हालांकि उसूलन तो तुम्हें पहले मैं दिखाई देता। बहर क्या, पहला असूल तो इजाजत का है। तुम बिला इजाजत इस कुर्सी पर आकर बैठ गए हो, उन्होंने ठहरे ठहरे लहजे में कहा और दजीजा नजरों से शहरीना की तरफ देखा जिसकी तवज्जो इधर ही थी, मगर वो जाहिर ना करते हुए तूबा और तलहा की तरफ लगी रही। उसके चेहरे के जावियों में अकबर शाह के लिए किसी किस्म की पजीराई नहीं थी और यही बात आगा जी को खटक गई थी। बल्कि इन्हें तो अकबर शाह पूरा ही खटकने लगा था। वो अपनी प्राइवेसी में इस तरह गैर इखलाकी मुदाखलत कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, ताहम तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहे थे। चलें, इस असूल पर अब अमल कर लेता हूँ। वह लहरा कर कुर्सी से उठा, फिर आगा जी की तरफ झुकते हुए बोला, कैन आई सिट हियर? क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? नॉट एट ऑल, नहीं, बिल्कुल नहीं, आगा जी जवाबन बरजस्ता बोले तो शहरीना ने सर उठाकर अकबर शाह की तरफ देखा और बेख्तियार भरपूर अंदाज में हंस पड़ी, जबकि अकबर शाह की सारी खुशगवारियत फिजा में धुएं के गौर की तरह गायब हो गई। उसे अपनी कनपट्टियां सुलगती महसूस हुई। उसने कुर्सी की पुश्त पर मजबूती से हाथ जमाकर उसकी मुस्कुराहट को नजरअंदाज करते हुए आगा जी की तरफ देखा। इसका मतलब है आप इजाजत मांगने वालों के साथ ये सलूक करते हैं? उसका लहजा हल्का सा चटका हुआ था। आगा जी कतई बुरा मनाए बगैर सर हिलाते हुए उसकी तरफ रुख करते हुए उसका सरतापा जायजा लेते हुए बोले, देखो बच्चे, मैं तुम्हें जानता तक नहीं। कोई भी 2 अशखास किसी मजलिस में बिला इजाजत आकर बैठने वाले तीसरे शख्स के साथ उससे भी बुरा क्या सलूक क्या किया जाना चाहिए, मगर मेरा ख्याल है मैं इतना सख्तगीर नहीं हूँ, और दूसरा इसलिए बख्श रहा हूँ कि तुम शायद शहरीना के क्लास फेलो हो। उन्होंने ये कहते हुए उसकी तरफ रुख मोड़कर शहरीना को देखा जो कभी अकबर शाह को और कभी आगा जी को देख रही थी। उसके चेहरे के जावियों में बेजारी रकम हो चुकी थी। वेरी गुड, इसका मतलब है तारुफ का मरहला तो खुद ब खुद तय हो गया। चले, इतना तो तय है, शहरीना ने मेरा गायबाना तारुफ तो करा रखा है। वो फिर उसी बेतकल्लुफाना खुशगवार अंदाज में वापस आ गया और कुर्सी खींचकर बैठ गया और गाड़ी की चाबी को मेज की सतह पर हल्के हल्के बजाते हुए बोला, बाकी तारुफ मैं कराए देता हूँ। मुझे अकबर शाह कहते हैं। जी हाँ आगा जी, इसे अकबर शाह कहते हैं, जिसका तालीमी रिकॉर्ड तो घटिया है ही, मगर इखलाकी एतबार से भी ये मोहतरम दिवालिया हैं। वो अपने अंदर के उठते उबाल को ज्यादा देर तक दबा ना सकी, कांच की तरह चीख पड़ी। अकबर शाह के लबों पर फैली मुस्कुराहट यकसर मफकूद हो गई। मैं भी कहूँ, शहरीना के ग्रुप में ऐसे कम फाहम लोग कैसे शामिल हो सकते हैं? आगा जी की इसकी बात सुनकर गहरी हूं के साथ सर उठाकर बोले, फिर टिश्यू से होंठ पूछने लगे। अकबर शाह एक झटके से खड़ा हो गया था। उसकी नजरें शहरीना पर थी, मगर वो कुर्सी के हत्थे पर दोनों हथेलियां मजबूती से जमाते हुए आगा जी से मुखातिब होते हुए बोला,
कम फहम ना सही, इनके ग्रुप में कम तर, कम हैसियत और कम सूरत लोग जरूर शामिल हैं। ये कहते हुए उसके भींचे हुए होंठ इस्तेहज़ाई अंदाज में नीम वाह हुए थे। शहरीना ने सख्ती से लब दांतों में दबा लिया और चमचा आइसक्रीम बाउल में पटक दिया। उसके असाब पर कोड़ा सा लगा था। वो यहाँ भी तानिया की जात की तहकीर से बाज नहीं आया था। शायद वो उसकी कमजोरी से वाकिफ हो चुका था कि तानिया के लिए वो किस कदर सेंसिटिव थी। मेरा ख्याल है आगा जी अब हमें चलना चाहिए। वो इसकी मुस्कुराहट को नजरअंदाज करके आगा जी को देख रही थी। मेरा ये मकसद तो नहीं था। आप लोग बैठे, मैं ही चला जाता हूँ, वो जल्दी से बोला। फिर आगा जी की कुर्सी पर हाथ रखकर उनकी तरफ झुककर इंतहाई खुशदिलाना लहजे में बोला, मेरा क्या है, मैं तो यहाँ आता ही रहता हूँ। इनफैक्ट ये मेरे बाबा साईं का ही पार्लर है। आप भी अपना ही समझिए, कहिए तो दूसरी आइसक्रीम मंगवाऊँ। उसकी बात पर आगा जी और शहरीना ने एक दूसरे की तरफ देखा और उसने कुछ कहना चाहा कि आगा जी हाथ उठाकर गोया उसे रोकते हुए अकबर शाह की तरफ जरा चेहरा उठाकर बोले, बच्चे ये आइसक्रीम पार्लर किसका है, इसका मालिक कौन है, इससे हमें क्या सरोकार। हर बार का कोई ना कोई मालिक होता ही है। आने वाले तो यहाँ खाने की कीमत चुका कर जाते हैं। यह कहकर उन्होंने हल्की सी सांस भरी। फिर तूबा, तलहा और शहरीना की तरफ मतवज्जा होते हुए बोले, चलो बच्चों, मेरा ख्याल है कि अब चलना चाहिए। शहरीना तो उठने के लिए पर तोल ही रही थी। कुर्सी छोड़कर तूबा को उठाकर खड़ी हुई और तलहा की उंगली थामती संभल कर मेज के एक तरफ से होकर दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ गई। आइसक्रीम पार्लर से निकलकर आगा जी ने गहरी सांस भरी और झुककर गाड़ी का लॉक खोलते हुए उसकी तरफ देखकर बोले, तुमने कभी जिक्र नहीं किया इस लड़के का। जिक्र इन जैसों का क्या करना आगा जी, ऐसे तो जामिया में हजारों भरे पड़े हैं। वो बेदिली से बोली और तूबा और तलहा को पिछली सीट पर बिठाकर खुद फ्रंट सीट पर बैठ गई और सीट की पुश्त से लग कर उस नाखुशगवार वाक़े की बदमज़गी को दूर करने के लिए गहरी सांस भरकर आंखें मूंद ली। नोमी खुले दरवाजे से अंदर आया। आज तो उसने मिट्टी से अटे जॉगर भी नादिया अपी की खातिर सहन में ही उतार डाले थे। फिर अंदर आकर सीटी बजाता इधर उधर निगाहें दौड़ाई तो एक कोने में मशीन संभाले नादिया अपी नजर आई, जो उसकी सीटी की आवाज़ पर चौंक कर उसकी तरफ ही देख रही थी। वो सलाम करके फ्रिज के पास आया, वहां से पानी की बोतल निकाली और आदत के मुताबिक बोतल का कैप खोलकर मुंह से लगा ली और एक ही सांस में आधी कर डाली। नादिया अपनी कोहनियां मशीन पर टिका कर उसे घूरने लगी। वो उनकी तरफ घुमा और इन्हें फिर अपनी तरफ घूरते हुए देखकर हंस पड़ा और बोतल से चंद छींटे निकालकर उनके चेहरे पर उछाले। इस तरह मत घूरें स्वीट आपी, मैं बिल्कुल भी मुतासिर नहीं हो रहा। खामखा में इतनी प्यारी आंखों को दुखा रही हैं। बदतमीज हो तुम, मत सुधरना। वो छींटे दुपट्टे से पूछने लगी और सिली कमीज छोड़कर कुर्सी धकेलकर खड़ी हो गई। खाना लगाऊं? नहीं, सिर्फ चाय दे दे। ये अम्मा और तानी दिखाई नहीं दे रही। वो घर में खामोशी महसूस करते हुए बोला और तख्त पर गाँव तकिए से टेक लगा ली। अम्मा नहा रही हैं और तानी उज़्मा की तरफ गई है। उसके भाई की शादी होने वाली है ना, इस सिलसिले में तानिया को जबरदस्ती पकड़कर ले जाती है, कभी मार्केट तो कभी जोड़े पैक करने। वो चाय चूल्हे पर रखकर दोबारा मशीन की कुर्सी खींचकर बैठ गई और अपनी कमीज पूरी करने लगी जो कई दिनों से काट कर रखी थी। ये उज़्मा कौन? वही लड़की तो नहीं जो उस रोज छिपकली से डर गई थी? वो दोनों हाथ गर्दन के पीछे रखकर तकरीबन नीमवा लेट गया। उसके तसव्वुर के पर्दे में इस खौफजदा हिरनी जैसी आंखों वाली लड़की का सरापा लहराने लगा। नादिया अभी बेइख्तियार हंस पड़ी। तानिया ने बड़े मजे ले लेकर वो वाकया उन्हें सुनाया था। हाँ, वही उज़्मा बड़ी प्यारी सी लड़की है। आज के दौर में ऐसी मासूम सीधी सादी लड़कियां कहाँ होती हैं। उन्होंने धागा तोड़ते हुए उस पर नजर डाली, एक तरह से उसके चेहरे का जायजा लिया, मगर कुछ अखज़ ना कर पाई। वो सामने की दीवार को घूर रहा था। वो उठकर किचन में जाकर चाय बनाने लगी। इस घर में सबकी मुश्तरका ख्वाहिश थी कि उज़्मा इस घर की बहू बने। अम्मा ने सिकंदर से बात की, उसका उंदिया लिया इसलिए इस सिलसिले में, मगर वो सख्ती से इनकार कर चुका था और उसके इनकार में मामूली सी भी लचक न देखकर अम्मा ने नोमी पर तकिया कर लिया था। मगर मसला नोमी की नौकरी का था। एक तरफ ये धड़का था, उज़्मा के कई रिश्ते आ चुके थे और उसके वालिदैन कोई भी रिश्ता कबूल कर सकते थे, जबकि अम्मा किसी तौर पर उज़्मा को खोना नहीं चाहती थी। वो तो बस इस इंतजार में थी कब नोमी को जॉब मिले और वो उधर उज़्मा को मांग ले। तुम्हें उज़्मा अच्छी लगती है? उन्होंने चाय का मग उसे पकड़ाते हुए लगे हाथों उसके दिल में झांक लेना चाहा, एक तरह से उसका इरादा मालूम कर लेना चाहा। गरम गरम मग से लब लगाते हुए नोमी के होंठों से हलक तक जैसे शहद सिरायत कर गया। लड़कियां किसे अच्छी नहीं लगती? रुपहली, तरोताज़ा, जवान, नौखेज कलियों जैसी लड़कियां। वो आपी की मासूमियत और अपनी खबासत पर हंस पड़ा। कभी गौर से नहीं देखा, वो तो 7 पर्दों में छुपी फिरती है। मासूमियत की आड़ में उसने उज़्मा को देखने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। यूं भी कई दिन हो गए थे इस मासूम हसीना को देखे हुए। नादिया अपी की मंगनी के दिन वाला सरापा अभी तक उसकी निगाहों में था।
اس کے بھائی کی شادی میں چلے جانا، وہاں تو وہ پردہ تھوڑی کرے گی، وہ روانی میں بولی، پھر یکدم چونک کر جیسے اسے گھورتے ہوئے بولی، بے ایمان، اتنی بار تو دیکھا ہے اسے، میری منگنی میں بھی تو وہ صبح سے یہیں تھی، اور تم توبہ توبہ، آپ ہی قسم لے لیں جو میں نے اسے اس نظر سے دیکھا ہو، مجھے کب دھیان رہتا ہے کون گھر آتا ہے کون جاتا ہے، اور تانی کی تو اتنی سہیلیوں کا آنا جانا رہتا ہے، میں ہر ایک سے واقف تھوڑی ہوں۔ وہ کمال ڈھٹائی سے جھوٹ بولتا ہوا نادیہ اپا محبت کی ماری کو انتہائی معصوم لگا، وہ سر ہلاتے ہوئے بولی، ہاں یہ تو ہے، چلو پھر دیکھ لینا جا کر اس کے بھائی کی شادی میں، مگر وہ اس کے قریب بیٹھ گئی، نومی وہ بہت حیادار اور دیندار خاندان ہے، دھیان رکھنا، صرف اس نیت سے ایک نظر دیکھنا، اماں چاہتی ہیں عظمیٰ کو بہو بنا لیں، وہ سنجیدگی سے بولی، پھر اس کے چہرے پر نظر پڑی تو ہنسنے لگی، وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے ان کے کہے ہوئے آخری جملے کو گویا ہضم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، ابھی تو بڑے مچل رہے تھے اسے دیکھنے کو، اس کے ذکر پر گلاب کھل اٹھے تھے، اور اب کیوں 12 بج رہے ہیں؟ نومی میں سچ کہہ رہی ہوں، اماں کا پکا ارادہ ہے، بلکہ وہ تو کمر بستہ ہیں، جو ہی تمہاری جاب شروع ہو اور وہ میرے گلے میں پھندا ڈال دیں، کوئی ضرورت نہیں ہے کمر بستہ ہونے کی، اور اس نے چائے کا مگ تخت پر پٹکا اور شدید جھنجھلاہٹ کا شکار ہو گیا۔ اماں تو بس، نادیہ اپی نے قدرے مایوسانہ انداز میں اس کو دیکھا، کیا مطلب تمہیں عظمیٰ پسند نہیں ہے یا پھر کوئی اور؟ پسند کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہتھیلی پر سرسوں جمانے لگے، وقت آئے گا تو دیکھ لیا جائے گا، اتنی جلدی کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہاں تو تمہیں کون سی ابھی نوکری مل گئی ہے؟ نادیہ اپی جلدی سے بولی، ان کے اندر اطمینان کی خفیف سی لہر اتر گئی تھی کہ وہ عظمیٰ کو ناپسند نہیں کرتا تھا، نہ اس کی جھنجھلاہٹ میں انکار تھا۔ نوکری؟ وہ زیر لب مسکرانے لگا، یکدم اس کی آنکھیں چمکنے لگی، ٹراؤزر کی جیب کا وزن خوشگوار انداز کے ساتھ پھر محسوس ہونے لگا، نوکری سمجھیے مل گئی۔ وہ پاؤں سمیٹ کر تخت سے اترتے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تو نادیہ اپی نے اس کی طرف دیکھا اور کچھ غیر معمولی پن محسوس کرتے ہوئے چونک کر غور سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ کیا جاب مل گئی؟ کب؟ کون سی جاب سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ گردن موڑ کر انہیں دیکھ کر ہنس پڑا، انسان کسی کی مخصوص وقت تک غلامی کیے بنا بھی پیسہ کما سکتا ہے، فائلوں اور کاغذوں میں سر کھپائے بنا بھی، بس فضولی بکواس کرتے رہنا۔ میں سنجیدہ ہوں، دل تمہیں فضول باتوں کی پڑی رہتی ہے ہر وقت۔ بڑا آسان ہے نا پیسہ کمانا، بس تم تو بنا مشقت کے ڈھیروں روپیہ حاصل کر لینا چاہتے ہو۔ اب محترم نعمان رضا، ان خوابوں کی دھن سے باہر آ جائیے۔ وہ تخت سے چائے کا خالی کپ اٹھاتے ہوئے اسے ناراض نظروں سے دیکھنے کے بعد کچن کی جانب چل پڑی۔ اچھے خاصے موڈ کا ناس مار دیا اس نے۔ اماں بہو لانے کی خواہش میں ادموئی ہوئی جا رہی ہیں، اور ادھر تم دونوں بھائیوں کو اپنی اپنی پڑی ہے۔ سویٹ سسٹر، اماں حضور سے کہہ دیجیے گا کہ خدا کے لیے میرے لیے ایسا کوئی احمقانہ قدم نہ اٹھائیں، پہلے سکندر بھائی کے لیے حور شمائل ڈھونڈ لیجیے، میری تو باری بعد میں آتی ہے، اب اتنی پتلی گردن بھی نہیں ہے میری کہ اماں کے پھندے میں فٹ آ جائے۔ وہ صحن کے بیسن کے اوپر لگے آئینے کے سامنے منہ کر کے باقاعدہ گردن کا معائنہ کرتے ہوئے ہاتھ پھیرنے لگا۔ نادیہ اپی اس کی اس حرکت پر مسکراتے ہوئے سوچنے لگی، سکندر کے لیے تو حور شمائل ہی ڈھونڈی ہے۔ ان کے تصور کے پردے میں شہرینہ خان کا سراپا اتر آیا تھا، اور سکندر کی وہ رافدگا نگاہیں، وہ چھوٹی سی بے ایمانی جو وہ چپکے سے نادانستگی میں پکڑ چکی تھی، دونوں بھائیوں کو ایک ساتھ ہی نمٹائیں گی۔ اماں بے فکر رہو، وہ بولی تو وہ ہاتھ سر کے اوپر لے جا کر نفی میں ہلاتا ہوا رسی سے تولیہ اٹھا کر کمرے میں گھس گیا۔ نہانے کے بعد وہ کچھ دیر کے لیے گھر سے باہر نکل گیا، اور جب لوٹا تو گھر کے سبھی افراد موجود تھے، رات کے کھانے کے لیے دسترخوان بچھ گیا تھا۔ سکندر اماں کے پاس تخت پر بیٹھا تھا، جبکہ تانیہ دسترخوان پر لوازمات چن رہی تھی۔ وہ تیزی سے کمرے میں گیا اور واپس آیا تو اسی کے ہاتھوں میں نوٹوں کی وہی گڈی تھی جو یاسر نے اسے دی تھی۔ اس نے وہ ساری رقم اماں کی گود میں ڈال دی اور خود قریبی موڑا کھینچ کر بیٹھ گیا۔ نوٹوں پر اماں اور سکندر کی نظریں ایک ساتھ گئیں، پھر یک بیک نومی کی جانب اٹھیں۔ اٹھنے والی نگاہوں میں حیرت بھرا سوال چھپا تھا، ایسا سوال جس کے پیچھے خوف کی آہٹیں گونج رہی تھیں۔ یہ کیا ہے؟ اماں کے کچھ کہنے سے پہلے ہی سکندر نے وضاحت طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ان دونوں کی تشویش زدہ چہروں کو دیکھتے ہوئے محظوظ ہو کر ہنس پڑا۔ یہ رقم ہے میری محنت کی کمائی، کوئی ڈاکہ مار کر نہیں آیا۔ مگر اتنی ساری رقم ایک ساتھ؟ اب کہ اماں نے گود میں پڑی نوٹوں کی گڈی اٹھائی، ان کے لہجے میں خوف تھا۔ اماں آپ ہی تو کہتی ہیں رحمت حق بہانہ می جوید، خدا کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے، بس یہ رحمت ہے خدا کی طرف سے، بلکہ نعمت ہے، اور نعمت کو ٹھکرانا کفران نعمت ہے۔ بس رکھ لیجیے، دراصل میں مٹھائی لانا ہی بھول گیا۔
असूलन मुझे रकम देने से पहले आपका मुंह मीठा करवाना चाहिए था। वो तो ठीक है बेटा, मगर कुछ बताओ तो तुम्हें नौकरी कहाँ मिली है, कब मिली है? लो तुमने तो धमाका ही कर डाला। देखो जरा सिकंदर, बाहुला ही तो है ना ये लड़का, मेरा तो दिल दहला जा रहा है। और ये कि हंसी ठिठोल कर रहा है। अम्मा ने सिकंदर की तरफ देखा और फिर दोबारा उसे तकने लगी। सिकंदर बिल्कुल चुप हो गया था, बस उसकी नजरें नोमी पर जमी थी और इसका जायजा ले रही थी। ये नहीं था कि उसे खुशी नहीं हो रही थी, बल्कि खुशी को दिल में उभरने वाले अंदेशे काट रहे थे। अच्छा बताता हूँ। नोमी अम्मी की घबराहट पर यकबयक संजीदा हो गया। मुड़ा आगे खिसकाकर उनके घुटने पर हाथ रखते हुए सर झुकाकर बोला, मेरा दोस्त यासिर है ना, उसके बाप का शॉपिंग सेंटर है। ढेर सारी दुकानें हैं जो बिकती रहती हैं, किराए पर दी जाती हैं। मैंने वही सर्विस कर ली है और महीना भर से ख्वार हो रहा था उनकी एक 10 लाख की दुकान बेचने को। और कल ही ये दुकान सेल की है मैंने, जिस पर 2% कमीशन पर 20,000 मिले हैं मुझे। बस अब तो खुश। उसने तफसील से वजाहत करते हुए अम्मा की तरफ देखा और मुस्कुराने लगा। झूठ बोलते हुए भी उसका लहजा मजबूत ही रहा, अलबत्ता उसे अपने घुटनों में हल्की सी कपकपाहट महसूस हो रही थी। दिल में बेनाम सी वहशत भी सरायत महसूस हो रही थी। उसकी वजाहत से माहौल में बिखरने वाला खौफ यकदम गायब हो गया। सिकंदर ने एक गहरी सांस ली, यूं जैसे कब से शिकंजे में कसे हुए दिल को अब रिहाई मिली हो। अम्मा का चेहरा भी खिल उठा। उन्होंने बेख्तियार नोमी का चेहरा थामकर पेशानी चूम डाली। पागल कहीं के, पहले बताना चाहिए था ना, डरा कर ही रख दिया। तानिया और नादिया आपी भी जो इसी तरफ आकर खड़ी हो गई थी, यकदम माहौल में उसके सकूत और गंभीरता से निकल आईं। नादिया आपी नोमी के पीछे जाकर इसको पीठ पर एक धमोका रसीद करते हुए बोली, बेईमान, शाम से ये खुशखबरी दिल में लिए घूम रहे हो, तभी कहूँ घर में आते ही गुनगुना रहे थे, मुझे हवा तक नहीं लगने दी। अब जल्दी से भागकर मिठाई लेकर आओ, ऐसे ही खुश नहीं होंगे हम। हाँ तो और क्या, कल तक तो ये बुरे बुरे मुंह बना रहे थे। तानिया ने भी उसे छेड़ा। सिकंदर भाई, आप कुछ नहीं कहेंगे? कोई मिठाई का मुतालबा, कोई धप, कोई। वो सिकंदर की तरफ मुड़े समेत मुड़ गया। उसकी बात पर सब बेसाख्ता हंस पड़े। सिकंदर ने प्यार भरे अंदाज में उसके कंधे पर हाथ मारा। मुझे बहुत खुशी हुई है कि तुमने अपने लिए कोई राह तो मुतय्यन की। हाँ, अगर जॉब करते तो ज्यादा बेहतर होता, उसमें तरक्की के चांस ज्यादा थे। बहरहाल, आई विश यू गुड लक। उसने प्यार और मलाइमत से उसके सर के संवरे बाल बिगाड़े और तख्त से खड़ा हो गया और अपनी बाइक की चाबी जेब से निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, तानी को ले जाओ और उसकी पसंद की मिठाई लेकर आओ। ये खबर बगैर मिठाई के कुछ फीकी फीकी सी लग रही है। क्या ख्याल है अम्मा? वाह, तानिया ने ताली पीटी। ये हुई ना बात, चलो नुमान साहब मेरी पसंद की मिठाई खरीदने। वो फौरन ही दुपट्टा सर पर जमाने लगी। नोमी ने बाइक की चाबी लेते हुए अपनी आंखों के आगे चाबी लहराई। इस बाइक पे मैं जाऊंगा, मैं। उसने एक तवील किस्म की सर्द सांस खींची तो पीछे से नादिया अपी ने उसके कंधे बाकायदा नोच डाले। शुक्र करो ना शुक्रे, तुम तो ऐसी बाइक से भी महरूम हो। डोंट वरी सिस्टर, बहुत जल्द मेरे पास नए मॉडल की हुंडा होगी, 2 नहीं 4 पहियों वाली। वो मूड़े से उठा और नादिया आपी की तरफ एड़ियों की बल पलट कर कॉलर झाड़े। तानिया खांस कर रह गई, जबकि नादिया आपी ऊहू कहकर हंस पड़ी। बस बेटा, हमारी जरूरतें पूरी हों, इतना ही बहुत है हमारे लिए। आबरू जग में रहे तो बादशाही जानिए, इज्जत बादशाहत के बराबर है। अम्मा बड़ी संजीदगी से बोली। इन्हें यूं भी कभी अपनी जरूरत से ज्यादा की ख्वाहिश नहीं रही थी। वो तो एक साबिर और शाकिर औरत थी। ये तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है ना अम्मा हजूर, इज्जत तो दौलत से मिलती है। और आज तो बादशाह वही है जिसके पास बहुत सा पैसा है, वही किंग है, वही ताकतवर है, वही सबसे ज्यादा इज्जतदार। उसने चाबी से खेलते हुए जैसे अम्मा को चढ़ाया। चल हट, मेरी बकवास है। अम्मा ने उसे घूर कर देखा। सब 4 दिन की बादशाहत है, मिले भी तो क्या और ना मिले भी तो क्या। एक लंबी उम्र है जो आखिरत की गुजारनी है, और उससे पहले कब्र का मरहला है, फिर हशर का 50,000 साल का एक दिन है। कैसे गुजारेंगे ये किंग? सिकंदर अम्मा और नोमी की नोक झोंक पर धीमे अंदाज में मुस्कुराता हुआ आस्तीन फोल्ड करता बेसन पर जाकर मुंह हाथ धोने लगा। नोमी इस वक्त शरारती और नटखट सा लड़का नजर आ रहा था। उसके अंदाज में शरारत कूट कूट कर भरी थी, जो उसकी जात का खासा हुआ करती थी। फिर वह तानिया को लिए बाहर निकल गया। नादिया भी चीखती रह गई कि खाना तैयार था, पहले खाना तो खा लो, मगर वो दोनों सुनी अनसुनी कर गए थे।